अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के टेस्ट नंबर 2 की। यहाँ पे हम बात करेंगे इकोनॉमी के टेस्ट नंबर 2 की। ये हमारे पास इकोनॉमी का टेस्ट नंबर 2 है यार, जहाँ पे हम इकोनॉमी के टेस्ट नंबर 2 और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। ओके, ये 2024 के प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे हम इकोनॉमी के 80 क्वेश्चंस देखेंगे भाई, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, न्यू यूपीएससी के पैटर्न पे होंगे। मतलब जो स्टेटमेंट्स होंगे ओनली वन ओनली टू ऑप्शन दिख रहे होंगे पहले क्वेश्चन से ही आपको, है ना। उस प्रकार के हमारे पास स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री एंड नन। और उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चंस होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा जो पीसी का जो ट्रेंड है उस हिसाब से हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमारे पास किसके होंगे भाई, सितंबर 2023 करंट अफेयर्स के यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक मंथ का करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विथ रेफरेंस टू दी चेंज इन दी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना, जो चेंज हो रहा है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 20th सेंचुरी। तो पहले तो समझना जरूरी है कि 20th सेंचुरी किसको बोलते हैं भाई। 20th सेंचुरी है तो बाद वाला जो नंबर होगा 20th सेंचुरी मतलब 2000 तक, कहाँ से 1901 से लेकर 2000 तक हम क्या बोलते हैं, 20th सेंचुरी बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन क्या था भाई, विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द 20th सेंचुरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। बिल्कुल सही बात है। आपको समझ आएगा उस समय हमारे पास इंडिया उतना इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ था। India's industrial sector growth was high with a sufficient number of jobs to absorb the excess agriculture workforce। क्या उस समय हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना सफिशिएंट था भाई? अभी अभी हम आज़ाद हुए थे उस समय, तो हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ पे। तो उस समय हमारा इतना सफिशिएंट नहीं था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो एक्सेस है एग्रीकल्चर के जो वर्कफोर्स उसको एब्जॉर्ब कर पाए। सो दिस इज इनकरेक्ट। द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन जीडीपी वाज अराउंड 40%। बिल्कुल सही बात है। 1990s में हमारे पास क्या हुआ, हम लोग कैसे हुए मूव कर, प्राइमरी सेक्टर सीधा हम टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव कर गए भाई। हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उस पर हमारे पास उतना ट्रांजिशन देखने को नहीं मिला। वो हमारा बहुत ज़्यादा दिक्कत का कारण बना यार। हमारे पास सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा था, अराउंड 40% वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता था जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर का। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन इंडिया। हमको बात करनी है एग्रीकल्चर की और उससे रिलेटेड जो जो सेक्टर्स हैं उसकी। द शेयर ऑफ क्रॉप इन द टोटल एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड इज ऑन अ कंटिन्यूस डिक्लाइन ओवर द लास्ट डिकेड। क्या जो क्रॉप का शेयर है वो कम होते जा रहा है जो समय के साथ, क्या वो कम होते जा रहा है भाई? ना, ऐसा लगेगा लोगों को बिल्कुल गलत है यार, ये सही है। मतलब लोगों कि नहीं नहीं शेयर जो है वो बढ़ते जा रहा है ऐसे लोगों को लगेगा, बट वो गलत है। इसका शेयर जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करते जा रहा है, बिकॉज लोग जो है क्रॉप से अब मूव कर रहे हैं टुवर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। द लाइफ स्टॉक सेक्टर नाउ कंट्रीब्यूट मोर टू द एग्रीकल्चर क्रॉस वैल्यू एडेड देन क्रॉप प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। अब जो लोग जो है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की तरफ, लाइफ स्टॉक्स की तरफ जा रहे हैं एज कम्पेयर टू दी कमर्शियल क्रॉप, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, उसको छोड़ के वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए दूध की तरफ जा रहे हैं, दही की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए हमारे पास जो लाइफ स्टॉक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर के ग्रॉस वैल्यू एडेड में, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी क्रॉप प्रोडक्शन। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऐसा लोगों को लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट यार, ठीक है। बिकॉज लाइफ स्टॉक्स जो है इतने ज़्यादा भी अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं कि हमारे पास एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर पाए, और वो भी ज़्यादा एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन से ज़्यादा। आप समझो यार, आप इस देश में हर आदमी किसान जो है वो लगभग धान तो उगाते ही उगाता है, गेहूँ तो उगाता ही उगाता है, लेकिन हर आदमी जो है बकरी दूध नहीं निकालता यार। सो लाइफ स्टॉक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अच्छा तो है, बट क्रॉप से ज़्यादा नहीं है, क्रॉप का ज़्यादा ही है लाइफ स्टॉक से। Horticulture output has surpassed food gain production in the last 5 years। yes, तो मैं ये बोल रहा था कि जो हॉर्टिकल्चर है, जो वेजिटेबल्स हैं, है ना, जो फ्रूट्स हैं, उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो आउटपुट है, वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन से ज़्यादा हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में। ये भी सही है यार। द फिशरीज सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग एट अ हायर रेट देन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज अ होल। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो हमारे पास मत्स्य संपदा योजना लाया गया था फिशरी सेक्टर को देखते हुए। हमारे पास जीडीपी को बूस्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी देता है फिशरी सेक्टर। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
तो देखो ये सब चीज़ जो है ना इकोनॉमिक्स में, ये सब चीज़ जो है टेस्टरी से आती हैं। आप किसी को बुक को पढ़ के, किसी को न्यूज़ को पढ़ के आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रख सकते यार। ये वॉलेटाइल चीज़ें हैं जो कि आप बहुत सारे जब क्वेश्चन करोगे तभी आपके दिमाग में अटके रहेगी, जिससे एग्जाम में क्लिक करेगा और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, सर्विस सेक्टर की बात करनी है। द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट ओवर 60% टू इंडिया जीडीपी। बिल्कुल सही बात है यार। IT and ITES segment is the largest employer within the service sector. बिल्कुल सही बात है। Tourism in India account for approximately 10% of GDP. No, it is around 3.4% of the GDP. So this is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा only 2. Sorry, ये only 2 स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज ये तो इनकरेक्ट है ही है। IT और ITS जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर नहीं है भाई सर्विस सेक्टर में। हमसे सबसे जो एम्प्लॉयर है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो सर्विस सेक्टर जो है वो होटल्स हैं, है ना, रेस्टोरेंट्स हैं, है ना। यहाँ पे जो होटल्स होते हैं, ढाबास होते हैं, वहाँ पे सबसे जो एम्प्लॉय है वो सर्विस सेक्टर के अंदर हमारे पास देखने को मिलते हैं, नॉट इन दी IT। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा ओनली 1। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद रेफरेंस टू द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोर देन 2/3 ऑफ द वर्कफोर्स इज एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर। कि हमारे यहाँ 2/3 से ज़्यादा जो सेक्टर है, जो 2/3 से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर एंगेज हैं। नहीं भाई, हमारे पास नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस NSO का डाटा बोलता है, रिसेंटली डाटा आया था 2022 में। इसने बोला कि देखो भाई हमारे पास जो प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तो एंगेज है, लेकिन ये 50% से ज़्यादा नहीं है यार। ये 50% से ज़्यादा नहीं है। जो 1960s था, 1990s, उस समय हमारे पास इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था हमारे पास, इट इज़ 60% का राउंड। लेकिन अब वो कम आ चुका है, वो कम हो चुका है। और हमारा जो प्राइमरी सेक्टर में जो वर्कफोर्स एंगेज है वो 50% से भी कम है। सो दिस इज इनकरेक्ट। 2/3 बोल रहा है, मतलब 66% से भी ऊपर बोल रहा है यार, नहीं है यार। सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी ऑफ द वर्कफोर्स। ज़्यादातर जो वर्कफोर्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे कि स्मॉल दुकानें हो गई, लेबर हो गया, एंड वेरियस फोर्स लेबर सर्विस, वो सब क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास कुछ बहुत छोटे छोटे बिजनेस हो गए, स्मॉल बिजनेसेस, एंड हमारे पास लेबर सर्विसेज, या फिर हमारे पास जो लेबर फोर्स सर्विसेज हो गई, ये हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि कोई किसी के यहाँ काम करने जा रहा है तो वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस के अंदर आते हैं, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द वर्कफोर्स जिसके अंदर आता है। सो दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल इन द फॉर्मल सेक्टर इज लोअर देन इन द इनफॉर्मल सेक्टर। वाजिब सी बात है भाई, जो फीमेल्स हैं जो फॉर्मल सेक्टर में होंगे वो कम ही हैं एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू फीमेल्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब हमारे पास वेजेस की फॉर्म में हो गए, है ना, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के फॉर्म में हो गए, है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयड है एज कम्पेयर टू द फॉर्मल सेक्टर। ये करेक्ट है हमारे पास, करेक्ट पूछा है, कट जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट। ओके, ओनली 2 इज करेक्ट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद रेफरेंस टू यूनिक क्राइटेरिया ऑफ डेफिनेशन ऑफ MSMEs। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जिंदगी में इस इकोनॉमिक्स में हर चीज भूल जाओ, लेकिन MSME का जो नया डेफिनेशन वाला जो क्राइटेरिया है वो नहीं भूलना, बिकॉज यूपीएससी कभी भी इससे क्वेश्चन हमसे पूछ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, MSME सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो हमारे पास नया डेफिनेशन जो आया था ना, उसकी बात करनी है, कोविड के बाद आया था। विथ रेफरेंस टू द यूनिक क्राइटेरिया फॉर द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSMEs की बात करनी है, MSMEs की डेफिनेशन की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, MSMEs आर नाउ क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। बिल्कुल सही बात है, हम वहाँ पे एनुअल टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट के बेसिस में से क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमारे 5 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, 25 करोड़ हो गया, ये हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है इन्वेस्टमेंट एनुअल टर्नओवर के बेसिस में क्लासीफाई करते हैं कि माइक्रो है कि स्मॉल है कि मीडियम है। उसको देख लेते हैं कि बट इसको पहले देख लेते हैं। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग MSMEs एंड सर्विस MSMEs। क्या ये सही है भाई? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस MSMEs के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे क्लासीफाई जो किया गया है वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस में किया गया है, एनुअल टर्नओवर के बेसिस में किया गया है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग को अलग दे दिया है ना, सर्विसेज को अलग दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा C। तो जो पिछले क्वेश्चन है उसमें हम देख लेते हैं कि भाई जो क्राइटेरिया है, नया क्राइटेरिया वो क्या है, तो रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डब्बा बनाता हूँ मैं,
ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टर्नओवर लिखूंगा। ठीक है, तो माइक्रो जिसमें 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट हुआ है एंड टर्नओवर जिसका 5 करोड़ से कम है उसको हम माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलेंगे। स्मॉल, इसका 10 गुना कर दो यार, 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट हुआ है और उसका टर्नओवर जो है इसका भी 10 गुना कर दो। 10 गुना करने से कितना हो रहा है, 50 करोड़ से कम टर्नओवर है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास स्मॉल। और मीडियम में ये 20 करोड़ कर दो, 20 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम, है ना, या फिर 20 करोड़ से, मतलब 20 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे हमारे पास 100 करोड़ से, यहाँ पे जो क्राइटेरिया 100 करोड़ से कम यहाँ पे टर्नओवर होना चाहिए, उसको मीडियम बोलेंगे, मतलब इस रेंज में, मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा समझ जाए। तो 1 करोड़ से नीचे माइक्रो, 5 करोड़ से नीचे कम, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो हमारे पास क्या बोलेंगे, स्मॉल। 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में टर्नओवर आ रहा है तो क्या बोलेंगे, मीडियम। जब हमारे पास 10 करोड़ से बढ़ गया, 10 से 20 या फिर 20 से ज़्यादा भी, जितना भी चलेगा, है ना, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, 20 से ज़्यादा और 100 से ज़्यादा तो हमारे पास मीडियम। तो याद रखना भाई, 1 का डबल 10 गुना और इसका यहाँ पे 20 करना है ना। यहाँ पे पहले 20 नहीं था, है ना, पहले यहाँ पे कितना था, 10 और 5 था, लाख में नहीं था, यहाँ पे ये सब लाख में था, ये सब करोड़ में था। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गई, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी इस सब चीज़ों भी पूछ सकती है। तो ये दोनों तो आसान है, 1 का 10 करो, 5 का 10 करो, मतलब 5 गुना करो, और यहाँ पे बस 10 का 20 करना है, 50 का 100 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। हमको बात किसी करनी है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। हमसे क्या पूछा गया है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ओके, जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, क्या वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मतलब जहाँ पे 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पे हमारे पास लिखा होता तो मतलब सेंटर और स्टेट मिल के आपस में फंड करते हैं। ठीक है, सो क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है यार। जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, PMEGP जो है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है वो क्या है, हमारे पास एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बिल्कुल सही है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, कि ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। एंड द असिस्टेंस अंडर द स्कीम इज प्रोवाइडेड फॉर बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। नो, यहाँ पे जो न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यू प्रोजेक्ट मतलब बंजर जमीन पे हम घर बना रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन फील्ड मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो कि पूरे पूरे नए हैं, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को बनाने की बात करता है, ये असिस्टेंस देने की बात करता है ओनली टू द ग्रीन फील्ड्स प्रोजेक्ट्स। ब्राउन फील्ड मतलब कुछ प्रोजेक्ट आधा अधूरे रुक गए हैं, उनको फिर से कंप्लीट करने को ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। बट हमारे पास यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, KVIC उसको इंप्लीमेंट करता है और एक लागू होता है टू द ग्रीन फील्ड्स प्रोजेक्ट्स। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, आंसर क्या होगा भाई, बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। तो क्वेश्चन देखना भाई कैसे आ रहे हैं, तो समझना है यूपीएससी का मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन जो किया है उसको आप देखिए तो समझ आएगी, हाँ ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, खासकर इकोनॉमिक्स में इसका वेटेज सेकंड हाईएस्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बाद। इग्नोर नहीं कर सकते, हर साल 15 से 17 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको बहुत टफ लगेगा बिकॉज आपने तरीके से एनालाइज नहीं किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द बेस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ IIP। यहाँ पे IIP की बात करनी है, व्हाट इज IIP, IIP स्टैंड्स फॉर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका जो बेस ईयर है जिसके ऊपर हम नापते हैं IIP को 2011-12 है क्या, बिल्कुल सही बात है ना। द 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज मोर देन 70%, नो, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, वो 40% के अराउंड यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं यार, एंड नॉट मोर देन 70%, सो दिस इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन गिवन द हाईएस्ट, देखो यूपीएससी ने इसका प्रीवियस क्वेश्चन में टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन पूछा है IIP पे, है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन गिवन द हाईएस्ट वेट इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। नो भाई, सबसे जो हमारे पास जो क्राइटेरिया है ना, वो है रेस्को, RESCO, है ना, रेस्को NCP। तो रेस्को में रिफाइनरीज जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास है, ठीक है। रिफाइनरीज को मैक्सिमम वेटेज दिया गया है अंडर 8 कोर इंडस्ट्रीज, नॉट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1, आंसर क्या हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो नया ट्रेंड ऑफ यूपीएससी को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है असम्पशन डिजाइन बेस्ड क्वेश्चन,
मतलब स्टेटमेंट बेस्ड है ना। सो स्टेटमेंट 1 है, इट इज मेजर्ड बाय एक्सक्लूडिंग हाईली वॉलेटाइल फूड। कोर इन्फ्लेशन की बात करनी है यार, नाम से समझ आ रहा है कोर। कोर मतलब ऐसे इन्फ्लेशन जो कि ज़्यादा चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता, कैसे चेंज होता? बिकॉज हम लोग जो चेंज होने वाली चीज़ें हैं उसमें से हटा दिए। किसमें से हटा दिए? होलसेल इन्फ्लेशन से हटा दिए। मतलब जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था, हेडलाइन इन्फ्लेशन में हमने क्या माइनस कर दिया? हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो फूड एंड फ्यूल कंपोनेंट था, जो कि वॉलेटाइल होता है, जिनका प्राइस सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है, उसको हटा दिया तो हमको क्या मिला? कोर इन्फ्लेशन मिला। सो कोर इन्फ्लेशन इट इज मेजर्ड बाय एक्सक्लूडिंग हाईली वॉलेटाइल फूड एंड फ्यूल कंपोनेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही बात है। एंड इट मेजर इन्फ्लेशन इन 8 कोर इंडस्ट्रीज ओनली। ना भाई ना, इसका कोई भी लेना देना नहीं है 8 कोर इंडस्ट्रीज से। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारे पास करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। जब फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, इनकरेक्ट लिखा होता है। और याद रखना, जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स जैसे कि ओनली, एक्सट्रीम वर्ड है, ओनली, ऑलवेज, नेवर, एक्सेप्ट, ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स है, तो यहाँ पे हमको बच के रहने की जरूरत है ना। इस सब चीज़ों को ध्यान देना है। यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स को हटा के चलो यार। मैक्सिमम यूपीएससी में एक्सट्रीम वर्ड्स गलत ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन की बात करनी है। ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूशन की बात करनी है। The public sector in India has been primary driver of investment in research and development, particularly in strategic sectors। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि DRDO हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर तो है ना, गवर्नमेंट का तो है, जो कि रिसर्च पे फोकस कर रहा है। एंड इसरो हो गया, वो भी रिसर्च पे फोकस कर रहा है। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइमरी ड्राइवर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया, the private sector in India predominantly focus on consumer goods and services with minimum involvement in infrastructure development। क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते? एक्सट्रीम वर्ड है यार, कैसे नहीं करेंगे यार। इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी बनाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा, जब मैंने बोला फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद रेफरेंस टू गिग इकोनॉमी। बात करनी गिग इकोनॉमी की। गिग इकोनॉमी मतलब छोटे छोटे जो इकोनॉमी होते हैं, छोटे छोटे लोगों की जो इकोनॉमी होती है, बोलते हैं गिग इकोनॉमी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अडॉप्शन ऑफ द गिग इकोनॉमी इंक्रीज द ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ द फर्म। ना 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 ना, गिग इकोनॉमी से स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, अपने पास जो ओला हो गया, मतलब जो स्विगी जोमेटो जो डिलीवरी करते हैं फ्लिपकार्ट के, वो गिग वर्कर है। टेम्पररी बेसिस पे इनको एम्प्लॉय किया जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। छोटा सा ऑपरेशन कॉस्ट, एक गाड़ी उसका रखा था, उसको दिया बैग, ले भाई इसको छोड़ देना, एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल किया, तो इसका ऑपरेशन कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता। सो डज नॉट इंक्रीज द एडॉप्शन ऑपरेशन कॉस्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट यार। ओके, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज कॉमन प्लेस और कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है। गिग वर्कर रेफर्स टू वर्कर आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। बिल्कुल सही बात है ना। जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, एक आदमी जाएगा, काम करेगा, वापस आएगा, फिर काम करेगा, फिर वापस आएगा, जो एम्प्लॉयर है उसको पैसे देगा एम्प्लॉय को, बट ये आउटसाइड होते हैं ना। यहाँ पे कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं होते है ना। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो 2020 में आया था वो है ना, वो उसके थोड़े से, तो हमारे पास समझ लेना कि ये आउटसाइड होते हैं। सो दिस इज करेक्ट। And the code on social security 2020 extend the social security norms for the gig workers। बिल्कुल सही बात है। पहले तो इनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं थे, बट चाइना ने बोला कि ना इनको भी मिलना चाहिए, तो उसको देखते हुए इंडिया ने भी यहाँ पे क्या किया था, सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाया था गिग वर्कर्स के लिए। तो करेक्ट अभी हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, स्टेटमेंट नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया। देखो भाई कितने इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे सेक्टर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे कवर हैं। जैसे हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लिया है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख लिया, एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जब भी रिवाइज करना होगा एक बार इसको देख लिया जाए। सो विद रेफरेंस टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, हमको बात किसकी करनी है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करनी है। दी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू प्रमोट द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। क्या जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था वो प्राइमरी सेक्टर को देखते हुए बनाया गया था? क्या मेक इन इंडिया जो था उसको प्राइमरी सेक्टर को देखते हुए बनाया गया था यार? नो, इट इज सेकेंडरी सेक्टर। मेक इन इंडिया जो है वो सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखते हुए बनाया गया था। सो दिस इज इनकरेक्ट। सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ डील करता है सेकेंडरी सेक्टर। The manufacturing sector contribute to India's GDP has surpassed 30% in the recent years।
क्या ये सही है भाई कि हमारे पास 30% से ऊपर चला चुका है? नो भाई, 2017 में हमारे पास देखा गया, 2017 में हमारे पास जो था ये हमारे पास 15% था। 2017 में 15% था ये हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अराउंड 15%। एंड 2022 में ये कितना था? ये हमारे पास 17% था। सो इट इज नॉट मोर देन 30%, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन दिस सेक्टर, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ये इनोवेशन ना एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है बड़े बड़े स्केल पे नहीं, जैसे कि हमारे पास रिफाइनरीज बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होते हैं जैसे कि पेपर इंडस्ट्री छोटे छोटे, वो हमारे पास क्या करते हैं यार, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, बिकॉज छोटे छोटे चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा है इस देश में बड़ी चीज़ों के कंपेरिजन में। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 12 है of the following statement is correct regarding the champion portal as launched by the government of India। हमसे करेक्ट पूछा गया है चैंपियन पोर्टल के बारे में। किसके बारे में? चैंपियन पोर्टल के बारे में पूछा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च किया था। देखो भाई, अभी हमारे पास, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी हम इकोनॉमी कर रहे हैं ना, इकोनॉमी कर रहे हैं तो आपको समझ आ गया हाँ इकोनॉमी के रिलेटेड आंसर होगा। लेकिन अब जब पेपर दोगे तो उसमें तो हर तरह के क्वेश्चन मिक्स आएंगे, उसमें आपको ये समझ नहीं आया कि हाँ यार इसका आंसर क्या होगा। तो जो चैंपियन पोर्टल था वो था, है ना, एक आईसीटी बेस्ड, है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जिससे हम क्या करना चाहते हैं, जो स्मॉल एमएसएमईज हैं, जो मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको हम बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। वो क्या है, उसके लिए हमारे पास चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो ये एमएसएमई के साथ रिलेटेड, ये आपको याद होना चाहिए। चैंपियन में हमारे पास एम आ रहा है, सो दिस इज रिलेटेड टू एमएसएमईज। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आईआईपी को पब्लिश कौन करता है ये हमसे पूछा गया। तो बच्चे को पता होना चाहिए, आईआईपी इज पब्लिश बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ पब्लिश करता है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमको बात करनी है इन्वेस्टमेंट में और जीडीपी, इन्वेस्टमेंट और जीडीपी के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात करनी है हमको। रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। जो केनीशियन इकोनॉमिक मॉडल है वो क्या बोलता है यार, वो क्या बोलता है कि एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू अ लार्जर इंक्रीज इन जीडीपी टू मल्टीप्लायर इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, आप समझना, आपको मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। सपोज कोई आदमी है बैंक में 10 रुपये जमा करता है, तो उसको हमारे इकोनॉमी में उसको 10 रुपये नहीं माना जाता, उसको 20 रुपये माना जाता है। अगर क्योंकि बैंक जो है उस 10 रुपये का लेती है और उसको लोन देने के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेती है, तो वो 10 का क्या कर लेती है, 20 कर लेती है। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। हाँ, उसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी एक तरह से, है ना, इन्वेस्टमेंट भी है, वो भी एक तरह से मल्टीप्लायर इफेक्ट के फॉर्म में काम करता है। आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो आपको जो जीडीपी में ग्रोथ होता है वो 1 करोड़ से ज्यादा होता है भाई, लार्जर इंक्रीज इन द जीडीपी बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल्सो क्या दिस इज करेक्ट। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन जीडीपी अकाउंटिंग। क्या हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को पता करके, क्या हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को पता करके हम बता सकते हैं कि हाँ कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है जीडीपी में? बिल्कुल सही बात है यार। कैपिटल फॉर्मेशन, सपोज करो कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मतलब कैपिटल मतलब समझ रहे हो, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एसेट एंड समथिंग दैट इज रिलेटेड टू डिक्रीज इन द लायबिलिटी, या फिर एसेट मतलब कर्ज, मतलब एसेट मतलब पूंजी और लायबिलिटी मतलब कर्ज, उसके साथ कोई भी चीज रिलेटेड है तो हम बोलेंगे यार, अगर चलो कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास सपोज करो कोई इंडस्ट्रीज बन रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बन रही है, तो हम बोलेंगे हाँ इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो डायरेक्ट मेजर तो है ना। बिल्कुल सही है यार। क्राउडिंग आउट इफेक्ट सजेस्ट दैट इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑलवेज स्टिमुलेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ना। ऑलवेज एक्सट्रीम वर्ड है, पहले बात आपको गलत समझ लो, लेकिन आपको इसका मतलब भी समझना आना चाहिए। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या है? क्या कभी भी जब भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है तो प्राइवेट सेक्टर, मतलब जब भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगी, मतलब जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ होगा ही होगा। क्या ये सही है भाई? ऐसा नहीं है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो डर के मारे, सपोज करो रिसेशन आ रहा है, पब्लिक में तो इन्वेस्ट कर रही है बट डर के मारे वो क्या नहीं कर रहे हैं यार, हमारा डूब गया तो पैसा, तो इसके वो जानबूझ के क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं इसको, डर के भाग रहे हैं, क्राउडिंग आउट हो रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट की वजह से हमारे पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2।
क्वेश्चन नंबर 15 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पीपीपी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसके बारे में बात करनी है। यूपीएससी ने प्रीवियस से क्वेश्चन पूछा है पर उतना टफ नहीं पूछा है, आपको रेडी रहना है फॉर द टफ क्वेश्चन, बिकॉज अब वो जमाना अलग हो गया जहां पे एक लाइनर्स क्वेश्चन आते थे, अब लाइनर्स क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको स्टेटमेंट बेस्ड बड़े स्टेटमेंट्स आएंगे, क्योंकि टफ होता जा रहा है पैटर्न, टफ होता जा रहा है ऑप्शन, टफ हो जा रहे हैं जो काइंड ऑफ टॉपिक्स चूज किए जा रहे हैं। वो टॉपिक्स तो सेम है बट वहां से जो टॉपिक्स उठा रहे हैं, वहां से जो चीजें उठा रही हैं वो थोड़ी सी वॉलेटाइल थी, वॉलेटाइल चीजों को उठाया जा रहा है। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज करना, प्रीवियस क्वेश्चन का एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है यार, वरना याद नहीं रह पाते सब चीजें। सो पीपीपी मॉडल आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन सेक्टर सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में तो पीपीपी मॉडल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। खास करके तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, हाँ प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे, बिकॉज सपोज करो प्राइवेट सेक्टर में जो भी इन्वॉल्व होता है ना वो सब बहुत रेगुलरली क्लास आते हैं। सपोज कोई टीचर हो गया, उसको गवर्नमेंट सेक्टर में डाल दो तो वो यार पैसा तो मिल रहा है नहीं जाऊंगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं मिलेगा यार मैं जाऊंगा। तो इसमें जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो बहुत ज़्यादा फायदे में होता है। हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और वो बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इन अ पीपीपी मॉडल द गवर्नमेंट ऑलवेज रिटेन मेजोरिटी ओनरशिप इन द प्रोजेक्ट। क्या सही है भाई? ना, ऑलवेज है, एक्सट्रीम वर्ड है तो समझना, एक्सट्रीम वर्ड को काट के निकाल दो। रिस्क इन पीपीपी मॉडल इज एक्सक्लूसिवली बोन बाय द प्राइवेट सेक्टर। यार ये क्या है यार, एक्सट्रीम वर्ड है यार। इट इज बोन बिटवीन दैम, है ना, दोनों आपस में मिलकर कर रहे हैं। सो ये हमारे पास सब एग्रीमेंट्स होते हैं कि किसका किसका रिस्क कौन लेगा, ये हमारे पास एग्रीमेंट्स होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, एक्सक्लूसिवली बोल रहा है, करेक्ट नहीं है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट मॉडल इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है भाई? इन्वेस्टमेंट मॉडल की बात करनी है। फिर से बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बनाओ कुछ देर तक काम करो फिर सरकार को दे दो। जैसे कि आज जितने भी हाईवेज हैं, बड़े बड़े हाईवेज जो बने हैं उसमें हमें टोल प्लाजाज होते हैं ना, वो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का एग्जांपल है। वो तब तक टोल प्लाजा में टोल कलेक्ट करेंगे जब तक उनका जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन जितना भी बनाया उसका जो कॉस्ट है तब तक वो कैलकुलेट कलेक्ट ना हो जाए, उसके बाद उसको सरकार को दे देंगे। सो बिल्ड बनाया प्राइवेट सेक्टर ने, ऑपरेट किया, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर इज द कन्वेंशनल पीपीपी मॉडल इन विच द ओनरशिप ऑफ द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ट्रांसफर टू द प्राइवेट एंटिटी। नो, इट इज ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट एंटिटी। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। The project is funded by the government in procuring the project is funded by the government in engineering procurement construction model ना। ये इस प्रोजेक्ट को फंड कौन करता है? फंड करने वाला जो है वो बीओटी मॉडल है ना। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर में जो फंडिंग करता है वो गवर्नमेंट करता है। इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन में नाम से समझ आ रहा है यार, इंजीनियरिंग को, इंजीनियर्स को प्रोक्योर करता है प्राइवेट सेक्टर से। उल्टा हो गया बे, बिल्कुल सही है यार ये, कि जो इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग, इसमें जो पूरा पूरा कॉस्ट है वो कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। इसमें जो पूरा पूरा कॉस्ट है वो कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन में जो पूरा पूरा फंड है वो कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट से आ रहा है। ईपीसी मॉडल इज अ मिक्स ऑफ हाइब्रिड एनुमिटी मॉडल एंड बीओटी मॉडल। नो, जो हाइब्रिड एनुमिटी मॉडल है वो बिल्ड है, वो कॉम्बिनेशन है बीओटी प्लस ईपीसी। ईपीसी में गवर्नमेंट फंड कर रहा है बट इसमें हमारे पास प्राइवेट सेक्टर पैसा कलेक्ट कर रहा है और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर इसको फंड कर रहा है। दोनों में एक डिफरेंस हो गया यार। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा ओनली वन। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई की बात करनी है। इट इंक्लूड सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एसेट हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन अनदर कंट्री। बिल्कुल सही बात है। एफपीआई के अंदर सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि दूसरे कंट्रीज में है। सपोज कर कोई बाहर के आदमी को हमारे देश के सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करना रहेगा तो वो कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेगा, कौन सा रूट इस्तेमाल करेगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाला रूट इस्तेमाल करेगा। और इसको हॉट मनी भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट एक प्रकार से बूस्ट करता है इकोनॉमी को, लेकिन आसानी से भाग भी जाता है। सो इट इज अ हॉट मनी, तो ये सही है। एंड सीक टू गिव इन्वेस्टर्स डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द कंपनी एसेट। नो, डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलता यार। डायरेक्ट ओनरशिप जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मिलता है, इसमें ओनरशिप नहीं मिलता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलता। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एसईजेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। सो एसईजेस की बात करनी है। एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करनी है इन इंडिया। इंडिया डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक एसईजेड रेगुलेशन टू प्रोवाइड स्टेटरी बैकिंग टू सच एरियाज। ये गलत है भाई, बिकॉज रिसेंटली हमारे पास मतलब रिसेंटली नहीं बोलेंगे, 2005 में ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 का पास हुआ था
जो कि बोलता है बहुत सारे इनको फायदे देता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। सो ये डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है भाई। वी हैव SEZ एक्ट ऑफ 2005। SEZ आर अलाउड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स एंड डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट ऑफ द गुड्स। बिल्कुल सही बात है, आप ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स कर सकते हो एंड डोमेस्टिकली प्रोक्योर भी कर सकते हो गुड्स को। सपोज करो आपको दूध की जरूरत है तो आप डोमेस्टिकली प्रोक्योर कर सकते हो। SEZ इन इंडिया आर अलाउड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बट नॉट फॉर सर्विसेज। गलत बात है यार, SEZ जो है वो बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज दोनों के लिए यहाँ पे अलाउड है। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड द ऑपरेटर इन SEZ आर अलाउड टू डू सब कॉन्ट्रैक्टिंग। बिल्कुल सही बात है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या है भाई, बेसिक कुछ लोगों को कुछ टेम्परेरी बेसिस में रखना, फिर काम हो जाने पे आप यार अब चले जाओ, हमारे पास जरूरत नहीं है, ऐसा बोलना। तो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट और इज नॉट टू बी कंसिडर्ड अ ट्रेट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन का एक हमारे पास कौन सा एक ट्रेट नहीं है, कौन सा एक क्राइटेरिया, मतलब कौन सा एक समझ रहे ना, समझ गए कि यार ऐसा हो रहा होगा तो इकोनॉमिक डिप्रेशन हम नहीं बोल सकते कि हाँ होगा ही होगा। एक ट्रेट नहीं है, नॉट अ ट्रेट हमसे पूछा गया है। एक्सट्रीम लो एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है इकोनॉमी में, हम तो बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा होगा। इन्फ्लेशन बीइंग कंपैरेटिवली हायर, नो। इन्फ्लेशन से देखना समझना कि इन्फ्लेशन जो है थोड़ा मोड़ा हाई रहेगा तो ग्रोथ भी होता है, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए, और थोड़ा सा कंपेरेटिवली हायर भी है, तो हम नहीं बोल सकते कि यार इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा ही होगा, है ना। कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से भी हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लेशन हो सकता है। सो इट इज द नॉट द ट्रेट, तो ये ठीक है। बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो बोल सकते हैं कि हाँ इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा होगा, नौकरी निकाल दी जा रही है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन। एंड प्रोडक्शन हाउस गो फॉर दी रिट्रेंचमेंट, याद रखना, ये थोड़ा सा याद रखने की चीजें हैं। जब प्रोडक्शन हाउस जो है वो रिट्रेंचमेंट की तरफ जा रहा है, चीजों को छोड़ते हुए जा रहा है, तो हमको समझना है कि यार इकोनॉमिक डिप्रेशन का एक क्राइटेरिया है, एक ट्रेट है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इज कंपेरेटिवली हायर इज नॉट ए ट्रेट फॉर इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लस्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल। हमको यहाँ पे बात करनी है किसके बारे में, क्लस्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल की, CBIM की। क्लस्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल मतलब सब एक साथ रहते हैं तो ज्यादा विकास होता है ना, अकेले अकेले चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसका यही मतलब है क्लस्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल। द मॉडल प्राइमरली सपोर्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज विद लिटिल फोकस ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप समझ जाएगा, बच्चा भी इसको सही कर देगा, बिकॉज यार छोटे छोटे इंडस्ट्रीज फोकस कर रहा है। क्लस्टर बेस्ड का मतलब क्या समझ रहे हो, छोटे छोटे को आपस में पास लाना, इसको तो क्या बोला हमने, क्लस्टर बेस बोला। तो इट डज नॉट फोकस ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इट फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिनको साथ साथ, और स्पेशली तो ये MSMEs पे फोकस करता है। और MSMEs के लिए कौन सा सेक्टर है, MSMEs के लिए कौन सा पोर्टल आ गया, चैंपियन पोर्टल। जिंदगी में नहीं भूलने का भाई, MSMEs का कौन सा सेक्टर आया था, कौन सा न्यूज था, चैंपियन पोर्टल। सो ये इनकट हो जाएगा बिकॉज इट फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इट एनकरेज रीजनल स्पेशलाइजेशन लीडिंग टू क्लस्टर ओके, रीजनल स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देता है ना। जिससे सपोज वहां पे कोई फैक्ट्री बनाया, छोटी सी फैक्ट्री बनाया, वहां पे आसपास के लोगों को ट्रेन किया, तो उससे बहुत सारे लोग उस पर जुड़े, तो क्लस्टर पे डेवलप किया, है ना। तो वो हमारे पास फोकस करता है स्पेसिफिक सेक्टर, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। इट एनकरेज रीजनल स्पेशलाइजेशन लीडिंग टू क्लस्टर फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। The model include initiative for skill development to meet the specific need of industry within the cluster। क्या यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात करता है भाई, बिल्कुल सही बात है। टैक्स इंसेंटिव्स कैन बी गिवन और कैन बी यूज एज अ टूल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस क्लस्टर, बिल्कुल सही बात है ना। इन्वेस्टमेंट पाने के लिए हम टैक्स इंसेंटिव दे सकते हैं कि यार आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपको टैक्स कम लगाएंगे, ऐसा बोल के उनको यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनको। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान। हमको बात किसी करनी है, इंडिया के 5 ईयर प्लान की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान देयर वाज अ डेट्रीमेंटल थ्रस्ट टुवर्ड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही है यार, कि हमारे पास सेकंड 5 ईयर प्लान से हमने इंडस्ट्रीज की तरफ फोकस किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर के ऊपर, बट सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो याद रखना चाहिए, फर्स्ट में एग्रीकल्चर ऐसी चीजों को याद रखना जाता है, सेकंड में हमारे पास इंडस्ट्रीज। तो एक प्रीवियस क्वेश्चन भी आया यार इस पे, इसी चीजों पे, इसीलिए यहाँ पे हमसे बार बार UPSC क्वेश्चन पूछती है।
The fourth five-year plan adopted the objective for correcting the earlier trends of increased concentration of wealth and economic power। नहीं भाई देखो, फोर्थ फाइव ईयर प्लान एकदम पुराना है, तो उसमें हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को नहीं फोकस करेंगे। जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ था, है ना, वो बहुत बाद में ध्यान दिया गया था, ठीक है ना। फोर्थ फाइव ईयर प्लान जो है वो बात करता है सेल्फ रिलायंस की, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट सेल्फ रिलायंस। It talks about what? It talks about self-reliance. Okay. It talks about what? It talks about self-reliance, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस में हमारे पास ये जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय हमारे पास फोर्थ फाइव ईयर प्लान आया था। एंड इट टॉक्स अबाउट व्हाट टू रिमूव एंड रिड्यूस, सॉरी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? दो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका। दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ विद व्हाट? ग्रोथ विद ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। फोर्थ फाइव ईयर प्लान की बात कर रहे हैं हम। फोर्थ फाइव ईयर प्लान, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। ना भाई, जो फिफ्थ सेक्टर था उसमें हमारे पास जो हमारे पास 14 मेजर प्राइवेटाइजेशन की बात करता है ये, है ना। ये जो फाइव ईयर प्लान है, जो फाइनेंशियल सेक्टर को एज एन इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट जो था वो फोर्थ फाइव ईयर प्लान में हमारे पास देखने को मिला। फाइनेंशियल सेक्टर इज द फिफ्थ। ओके, तो जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान है, तो बच्चे क्या कहना चाहिए? फिफ्थ फाइव ईयर प्लान इट लीड्स, ये बात करता है गरीबी हटाओ की। सो इट टॉक्स अबाउट गरीबी हटाओ, है ना। गरीबी हटाओ मतलब पोवर्टी एलिवेशन की बात करता है ये। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री फाइव ईयर प्लान। देखो भाई, फिर से क्वेश्चन आ गया फाइव ईयर प्लान के अंदर। इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल प्लानिंग पॉलिसी वेयर टू इंश्योर अ हाई ग्रोथ रेट एमिड्स नेशनल सेल्फ रिलायंस एंड रिडक्शन ऑफ द फॉरेन डोमिनेंस। जो इंडस्ट्रियल प्लानिंग पॉलिसी था वो बिल्कुल सही बात है, सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है और रिड्यूस करने की बात करता है फॉरेन डोमिनेंस को। स्टेट एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी कंट्रोल वेयर टूल अडेप्टेड फॉर दिस प्लान फॉर स्टीयरिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। हमने क्या किया? एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी कंट्रोल जो था वो स्टेट को दे दिया, जिससे अच्छे से ये हमारे पास डेवलप कर पाएंगे। The strategy underlying the first three plan assume that the institutional change post growth would ensure the trickle down benefits to the poor। मतलब हम क्या करेंगे? हम institutional changes लाएंगे, उसके बाद जो poor है उनको benefits धीरे धीरे इसके मिल जाएंगे, ऊपर से नीचे। trickle down मतलब ऊपर से नीचे इनको benefits से मिल जाएंगे। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 2 3। करेक्ट क्या पूछा गया? करेक्ट हो जाएगा ऑल थ्री। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। हमको बात किसकी करनी है? इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी की बात करनी है। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लीड टू अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द कंट्रीज जीडीपी। ये देखो भाई, एक्सट्रीम वर्ड है ऑलवेज, तो क्या हमको सही मानना चाहिए? इसको नहीं मानना चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर फर्स्ट इज इनकरेक्ट तो हमेशा चले जाओ आंसर 4 के साथ, जहां पे फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इज ऑलवेज करेक्ट। सेकंड तो मान लो सही होगा ही होगा। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या क्या सोर्स हो सकता है? क्या माइग्रेशन एक सोर्स हो सकता है भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? बिल्कुल सही बात है। क्या इन्वेस्टमेंट जब एजुकेशन पे करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है ना भाई। हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आदमी स्वस्थ रहेगा, ज़्यादा कमाएगा। जॉब ट्रेनिंग करेंगे तो वो ज़्यादा कमा पाएगा। सो ये हमारे पास ये चारों के चारों दे कैन बी सोर्स फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा 4th। 25 है, विद रेफरेंस टू दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो भाई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की क्वेश्चन आ चुका था एक, अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक क्वेश्चन आया है।
तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या ओनरशिप होता है, बिल्कुल सही बात है यार। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to what? With reference to foreign direct investment in food processing sector in India, consider the following statement. In food processing sector 100% FDI is permitted under automatic route। बिल्कुल सही बात है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, देखो ये चीजें जो है आपको दिमाग में होनी चाहिए। कैसे होगा भाई, क्वेश्चन बनाओगे तब होगा, पढ़ने से दिमाग में समझ आता है कि भाई क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% यहाँ पे अलाउड है इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग मतलब दूध का दही करने वाले सेक्टर में। इन द केस ऑफ ट्रेडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, देखो भाई फूड प्रोडक्ट्स का जब ट्रेड होगा ना उसमें भी हमारे पास 100% FDI इज अलाउड एंड नॉट ओनली 49%। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, यहाँ भी 100% FDI अलाउड है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू SEZs इन इंडिया। SEZs की बात करनी है। SEZ यूनिट आर अलाउड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उनको ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट के लिए अलाउड है। बिल्कुल देखा, क्वेश्चन देखा ना भाई, डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट भी कर सकते हैं, देखा है हमने। एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बाय SEZ यूनिट इज अलाउड, बिल्कुल सही बात है, उनके लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी अलाउड है। दोनों एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्विस चैलेंज मॉडल। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई स्विस चैलेंज मॉडल, जो कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में देखने को मिलता है। द स्विस चैलेंज मॉडल इज अलाउड, ओके, स्विस चैलेंज मॉडल इन PPP अलाउ थर्ड पार्टी टू मेक बेटर प्रपोजल फॉर अ प्रोजेक्ट इनिशियली प्रपोज्ड बाय अनदर प्राइवेट पार्टी। बिल्कुल सही बात है, स्विस बैंक मतलब दूसरा टाइप का, उसी प्रकार का स्विस चैलेंज मतलब थर्ड पार्टी। इट फोकसेस ऑन व्हाट, थर्ड पार्टी जो कि बेटर प्लान देगा। सो दिस इज करेक्ट। This model is designed to ensure transparency and a competitiveness in public private procurement। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सही है एंड दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर भी रहे हैं, है ना। एक हमारे पास क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा, कॉम्पिटिटिवनेस वाला एक रिजीम रहेगा, उसके लिए हमारे पास स्विस चैलेंज मॉडल लगाया गया था, हमारे पास लाया गया है हमारे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। तो करेक्ट हमसे पूछा है, दोनों करेक्ट हैं एंड सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन। हमको बात किसकी करनी है भाई, बात करनी है इन्फ्लेशन की। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ चुका है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी आउटरीचेस द एग्रीगेट सप्लाई। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमने बोला कि डिमांड बढ़ गया भाई, किसका डिमांड बढ़ गया, दिवाली के समय हमारे पास पटाखों का डिमांड बढ़ गया, तो उसका डिमांड बढ़ गया तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, बाकी समय नॉर्मल रहता है प्राइस उसका। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट लीडिंग टू लोअर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। नो भाई, जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, सपोज करो वेज का कॉस्ट बढ़ गया, कोई आदमी काम करके जो सपोज करो कि काम करके दूध से दही बना रहा था, लेकिन उसको काम करने का दाम बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, है ना, तो उसने अपना वेजेस बढ़ा दिया। सरकार ने कोई नियम ला दिया जिससे वेजेस बढ़ाने के लिए बोल दिया, तो अब जो दूध था 23 रुपये का मिलता था वो 24 कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, बिकॉज अब उसको तो प्रॉफिट कमाना ही रहेगा क्योंकि उसको वेज को ज़्यादा देना पड़ रहा है। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज रिजल्ट ऑफ द increase production cost and not decrease production cost. So this is incorrect yaar. Okay, stagflation is a combination of stagnant economic growth with high inflation. बिल्कुल सही बात है, स्टैग में stagnant ST and inflation, high inflation HIGH है ना, फ्लेशन हाई इन्फ्लेशन, यहाँ पे इसका ले लो, एंड स्टैग मतलब स्टैगनेंट ग्रोथ, स्टैगनेंट ग्रोथ नहीं हो रहा है फिर भी इन्फ्लेशन हाई है। जनरली ऐसा होना चाहिए था कि हाँ इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ होना चाहिए था, बट इन्फ्लेशन हाई और ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। सो हमने क्या बोला भाई, एक तरह से एक दलदली सिचुएशन बन चुका है, स्टैगफ्लेशन वाला सिचुएशन बन चुका है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है इन्फ्लेशन पे। हाइपर, देखो भाई याद रखना, यूपीएससी जो है एकदम डेप्थ में नहीं घुसती इकोनॉमिक्स में, वो बेसिक चीज़ों पे ही क्वेश्चन पूछती है, और आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती कि हाँ यूपीएससी बेसिक चीज़ों कौन कौन सी चीज़ों को बेसिक मानती है, तो आप समझ लेना आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस ठीक से नहीं किया है, तो करो यार जो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें उसको देख के।
सो क्वेश्चन नंबर 29 था हाइपर इन्फ्लेशन। हमको बात करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। हाइपर इन्फ्लेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम रैपिड प्राइस राइज, बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो गया है तो हमने बोला हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है, बिल्कुल सही है। कोर इन्फ्लेशन, हमने देखा था कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, हमने एक्सक्लूड कर दिया था वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को लाइक फूड एंड फ्यूल, कहां से, हेडलाइन इन्फ्लेशन से। सो कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड वॉलेटाइल फूड्स एंड एनर्जी प्राइसेस, बिल्कुल सही बात है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी सही है यार। हाइपर इन्फ्लेशन प्राइमरली अकर इन हाईली स्टेबल इकोनॉमीज विद स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसीज। नो, जहां पे स्टेबल इकोनॉमीज है वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन कैसे होगा बे, नहीं होगा यार। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 30 है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में कंट्रीब्यूट टू कॉस्ट पुश। अभी देखा हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा ना यार। प्रोडक्शन कॉस्ट जब बढ़ जाएगा कैसे बढ़ सकता है, वेजेस का कॉस्ट बढ़ गया है ना, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है ना, तो हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। इंक्रीज इन द रेपो रेट बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जब रेपो रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, सपोज करो रेपो रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो क्या होगा, रेपो रेट बढ़ा दिया तो जो लोगों के पास पैसा है वो क्या, देखो मैं मानता, देखो एक चीज समझना, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे बढ़ेगा, रेपो रेट जब बढ़ा देगा तो बैंक जो होंगे, लोन जो लेंगे वो आरबीआई से कम लेंगे, तो जो है ना आरबीआई से बैंक लोन कम लेंगे तो लोग भी लोन कम ले पाएंगे, है ना, लोन कम लेंगे या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लेंगे, है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा ये अपना, तो ये भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पैसा कमी हो जाएगी इनके पास, तो क्या करेंगे, अब बोलेंगे यार हमको वेज ज़्यादा दो, हमको वेज ज़्यादा दो, तो वेज को बढ़ाना पड़ेगा, तो वेज बढ़ाने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकता है। अगर डिवैल्यूएशन हो गया इंडियन करेंसी का, ठीक है, तो भी क्या होगा, वेज को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास, सब लोग बोलेंगे नहीं भाई हमारे पास डिवैल्यूएशन आ रहा है, हमारे कंपनी पैसे से तो उतनी चीज़ खरीद नहीं पा रहे हैं, खाने के लिए बेसिक चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हमारा वेज बढ़ाओ, तो वेज बढ़ाने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर मनरेगा में वेज बढ़ाने की बात हुई, रिडक्शन से नहीं होगा भाई, वेज बढ़ाने की अगर बात होती है तो जहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। जीडीपी ग्रोथ होगा अच्छे से, लोगों के पास अच्छा पैसा रहेगा, तो क्यों बोलेंगे मेरे वेज बढ़ाओ बोल के, प्रोडक्शन कॉस्ट तो नॉर्मल रहेगा, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इंपोजिशन ऑफ हायर कस्टम ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द हायर कस्टम ड्यूटीज, तो भी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 एंड 5, आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर टू चेक इन्फ्लेशन। मेजर कैसे है भाई, इन्फ्लेशन को चेक कैसे करेंगे, कैसे किसे मेजर से, हमसे पूछा गया है। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इज अ कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज टू चेक इन्फ्लेशन या फिर कंट्रोल इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। जब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो बैंक लोन देंगे नहीं, सपोज करो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, बैंक लोन देंगे नहीं, पैसे लोगों के पास होगा नहीं, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, मेनली मनी सप्लाई को कम करते हैं, लोग पैसा नहीं देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा यार। गवर्नमेंट फाइनेंशियल पॉलिसी टू चेक इन्फ्लेशन इंक्लूड इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग पब्लिक स्पेंडिंग, बिल्कुल सही बात है, इससे भी तो मनी सप्लाई कम होगा, लोगों के पास से पैसा ले लेगा सरकार। प्राइस कंट्रोल एंड वेज फ्रीज आर इफेक्टिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, क्या प्राइस कंट्रोल एंड वेज फ्रीज जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के अंदर आता है भाई, नो दीस आर इफेक्टिव शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 32 है विद रेफरेंस टू जीडीपी डिफ्लेटर, हमको बात किसकी करनी है, जीडीपी डिफ्लेटर की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इट इज द रेशियो ऑफ जीडीपी मेजर एट करंट प्राइस टू जीडीपी मेजर एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, तो जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है यार। and it automatically reflects the changes in consumption pattern and structural transformation in the economy, बिल्कुल सही बात है। अगर कंजम्पशन पैटर्न में कोई भी चेंज हो रहा है या फिर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो ये आसानी से बता देता है जीडीपी डिफ्लेटर। करेक्ट हमसे पूछा गया, दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट हैं यार, ऐसे ही मेजर क्यों करता है वो उसका करेक्ट रीजन होता। क्वेश्चन नंबर 33 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एंड CPI, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। WPI मेजर द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट द होलसेल लेवल, बिल्कुल सही बात है, इसे नाम दिया है होलसेल प्राइस। CPI इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्राइस चेंज ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है, CPI के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। फूड आइटम्स हैव अ हायर वेटेज इन WPI कंपेयर टू CPI, क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई,
ना, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज फूड आइटम्स जो है वो सीपीआई के अंदर आएंगे। डब्ल्यूपीआई होलसेल में खाना कौन खरीदता है? कोई खाना खाता है कि होलसेल में? नहीं आता। तो लॉजिक से भी आप समझ आ जाएगा यहाँ पे। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वेरियस इकोनॉमी। इकोनॉमिक एस्पेक्ट हमको बात करनी है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन कैन वर्सन अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय मेकिंग एक्सपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव एंड इम्पोर्ट्स चीपर। क्या हमारे पास इन्फ्लेशन से एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं? क्या एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं? देखो मैं एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन लिखता हूँ जो कि यूपीएससी ने बार बार पूछा है, ठीक है। देखो जब इन्फ्लेशन होता है ना तो रूपी क्या होता है? डिप्रिशिएट कर जाता है। रूपी डिप्रिशिएट कर जाएगा तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा। ये याद रखना हमेशा हमारे पास, ये लाइन हमेशा याद होना चाहिए। इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से रूपी डिप्रिशिएट कर जाएगा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा बिकॉज हमारे पास एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे। एक्सपेंसिव हो जाएंगे मतलब चाइना का माल ज़्यादा बिकेगा, हमारा माल कम बिकेगा, इसीलिए मैंने बोला एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा। दिस इज करेक्ट। डेटर्स जो पैसे उधारी लिए हैं बेनिफिट फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन एज द रियल वैल्यू ऑफ द मनी दे ओन डिक्रीज। बिल्कुल सही बात है ना। सपोज करो 10 रुपये जो लिया है उधारी, है ना, उसको इन्फ्लेशन के वजह से जो है ना, जो पैसा है वो बाद में क्या देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। बाद में 10 रुपये दूंगा बोलेगा ना, लेकिन उस समय तो इन्फ्लेशन की वजह से 10 रुपये का जो दाम होगा, है ना, वो उसको मिल जाएगा आसानी से। तो याद रखने की बेसिक चीज़ें हैं यार, आपको जो बाबा क्वेश्चन करके समझ आ जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है हमेशा। दिस सैलरीड क्लास जनरली बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन। नो, सैलरीड क्लास जो है वो बेनिफिट नहीं होता इन्फ्लेशन से। जनरली क्या होता है, सैलरीड क्लास का इन्फ्लेशन, सैलरी का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो धीरे होता है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस राइज। ओके, सो इसीलिए सैलरीड क्लास जो होते हैं वो बेनिफिट नहीं होते, डेटर्स बेनिफिट होते हैं। ये हमको दिमाग में से पॉइंटर्स में रखना तभी याद आता है यार। हाई इन्फ्लेशन कैन स्टिमुलेट प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग डिमांड बट मे रिड्यूस कंजम्पशन ड्यू टू हायर प्राइसेस। ये भी सही है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली 3 स्टेटमेंट्स, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल। जो फेजेस है बिजनेस साइकिल के इस प्रकार के जो होते हैं ना, है ना, उसकी बात करनी है। ड्यूरिंग द एक्सपांसन फेज, ये है एक्सपांसन फेज, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट टिपिकली इंक्रीज। क्या एक्सपांसन फेज में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है? भाई क्या ये स्टेटमेंट सही है ना? भाई एक्सपांसन फेज में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना, जिससे हमारे पास है ना इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होगा ना यार। इंक्रीज कैसे होगा, ये डिक्रीज होगा। दिस इज इनकरेक्ट। A recession is characterized by 2 consecutive quarters of decline in the country's real GDP। बिल्कुल सही बात है। 2 consecutive quarter में अगर हमारे पास रियल जो जीडीपी है वो डिक्लाइन करता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिसेशन बोल देंगे। अब ज़्यादा तो इसको मानते हैं डेफिनेशन। इन दी कॉन्ट्रैक्शन फेज, ये जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है, कॉन्ट्रैक्शन फेज, देयर इज ऑफन एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। क्या कॉन्ट्रैक्शन स्पेंड, भाई कोई जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा बिना फालतू का अपने आप को डुबाने के लिए? दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद रेस्पेक्ट टू द रिसेंट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात करनी है, ट्रेंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The RBI has been able to control the inflation below the upper tolerance limit of 6% in the last 5 year। क्या लास्ट 5 ईयर में RBI ने कंट्रोल करके रख पाया? नहीं रख पाया यार, जनरली 7 से ऊपर ही रहा है। The inflation rate in advanced economy has been consistently above the inflation rate in emerging market and developing economies in the last 5 year। देखो भाई डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एडवांस इकोनॉमी। इनको एडवांस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये अपने आप को इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं, बचा पाते हैं, उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन वहाँ होता नहीं है। तो करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, सो इनकरेक्ट दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट। ये यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था। जब आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है पैसा छाप रही है ना, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग फंडेड बाय द प्रिंटिंग न्यू मनी, नया पैसा छाप के वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी है इसके ट्रेंड में। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को टैक्सेशन से ये बढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। अपर बस ये बोरो करके गवर्नमेंट बोरो करके पैसा इन्वेस्ट कर रहा है पब्लिक से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट फर्म के इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, प्राइवेट फर्म टेक्नोलॉजी पे, तो वो भी इसमें इन्फ्लेशनरी नहीं है। बट अगर गवर्नमेंट पैसा छाप रही है इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी है। इनवैल्यूज में देखने को मिला था बहुत ज़्यादा।
क्वेश्चन नंबर 38 है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू इंक्रीज द रेपो रेट। बिल्कुल सही बात है, मनी सप्लाई कम करना है भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, तो उसके लिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है। रेपो रेट इज नथिंग बट टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट। If the rupee is rapidly depreciating, the RBI is likely to buy rupee and sell foreign currency। बिल्कुल सही बात है, जो चीज डिमांड जिसका कम है उसी को डिप्रिशिएट कर रहा है, उसको अप्रोशिएट करेंगे, उसको डिमांड बढ़ाने के लिए आरबीआई उसको खरीद लेती है। If the interest rate in USA or European Union were to rise, that is likely to induce capital outflow from emerging markets like India। बिल्कुल सही बात है यार, इंडिया में कौन इन्वेस्ट करेगा जब वहाँ पे जो कि एडवांस इकोनॉमीज है, जो कि स्टेबल इकोनॉमीज है, वहाँ पे जब इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। करेक्ट हमसे पूछा है यार, करेक्ट हो जाएगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसीडर द फॉलोइंग नुआंस्ड स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में फिर से पूछा गया है। सेक्टर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन सच एज शार्प इंक्रीज इन द हेल्थ केयर कॉस्ट डज नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द ओवरऑल इन्फ्लेशन। कैसे भाई, अगर हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ गया तो कैसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इन्फ्लेशन, है ना। बिकॉज हेल्थ का खर्चा बढ़ गया तो लोग अपना पैसा, भाई सपोज कर कोई दुकान गया, अपना इलाज करने गया, बहुत पैसा खर्चा हो गया, तो जो सब ओके, सो इट इज इनकरेक्ट यार, जब फर्स्ट इज इनकरेक्ट तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है भाई, है ना। तो जो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको रिलीज करती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। सो ये आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन 41 देखते हैं। क्वेश्चन 41 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमसे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा गया है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरी कॉज ऑफ सीजनल फ्लक्चुएशन इन जॉब डिमांड। क्या जो सीजनल हमारे पास फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। नो, जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्ट्रक्चर। चेंज इन द स्ट्रक्चर मतलब चेंज इन द टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है या फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज में अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, उसके वजह से हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, नॉट ड्यू टू द सीजनल फ्लक्चुएशन, सो दिस इज इनकरेक्ट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू बी लो ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न। नो, साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई होता है ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है बिकॉज ऑफ द बिजनेस साइकिल है ना, बूम एंड बस्ट फेज की वजह से हमारे पास देखने को मिलता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑकर इवन इन सिनेरियो ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, फुल एम्प्लॉयमेंट के समय फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है। व्हाट इज फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट मतलब समझ लेना, है ना, बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट सपोज एक आदमी है, एक नौकरी छोड़ के, जॉब 1 छोड़ के ये जॉब 2 ज्वाइन कर रहा है, तो उसके बीच में जो ट्रांजिशन हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये दोनों समय ये एम्प्लॉयड तो था भाई, जॉब 1 में भी एम्प्लॉयड था, जॉब 2 में भी एम्प्लॉयड था। सो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कैन अकर इवन इन द सिनेरियो ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। Disguised unemployment is more prevalent in developed countries with surplus labor force. No, developed countries में नहीं prevalent होता, ये developing countries में prevalent होता है, जहाँ पे क्या है, लाइक इंडिया, जहाँ पे क्या है, हमारे पास लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पे जितनी की जरूरत है उससे ज़्यादा काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और भी जो यहाँ पे सीजनल फ्लक्चुएशन के जो अनएम्प्लॉयमेंट उसको क्या बोलेंगे भाई, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा यार, यहाँ पे करेक्ट होगा ओनली वन स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, हमसे पूछा गया है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अनडेवलप्ड लैंड। नो, जहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको वहाँ पे डेवलप करना इज कॉल्ड एज ग्रीन फील्ड। नए, हमने देखा ना भाई, ग्रीन फील्ड मतलब नई जमीन पे बनाना, है ना। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इन्वॉल्व रीडेवलपिंग और रीपर्पसिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नो, इट इज ब्राउन फील्ड। तो डेफिनेशन इंटरचेंज कर दिया गया है। तो करेक्ट हमसे पूछा है नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा यार डी। क्वेश्चन 43 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में हमको बात करनी है।
द रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और दी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट सर्व एज प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स। बिल्कुल सही बात है। जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है वो क्या है, एक तरह से प्रूफ है यार, बिल्कुल सही बात है। द रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन RPO are obligation imposed on entities to purchase energy from non-renewable sources, no, to purchase energy from renewable sources. Okay. Clean energy cess on coal has been completely eliminated with the introduction of GST. गलत बात है भाई, है ना, ये एलिमिनेट नहीं किया गया है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या है? Only one. क्वेश्चन 44 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन वैल्यू वेंचर कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, VCF से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तो मेरे को आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है यार इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट है वैल्यू कैप्चर फाइनेंस की बात करनी है, VCF वैल्यू कैप्चर फाइनेंस। द लैंड पूलिंग सिस्टम इन वैल्यू कैप्चर फाइनेंस रिडिस्ट्रीब्यूट लैंड पोस्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो लैंड पूलिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लैंड को आफ्टर दी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स इन VCF दैट इज वैल्यू कैप्चर फाइनेंस रिडायरेक्ट्स डेवलपमेंट फ्रॉम डेंसर लैंड यूज। बिल्कुल सही बात है। जो डेंसर लैंड यूज से आप उसको कहाँ चलो वहाँ पे ले जाओ जहाँ पे डेंस यूज नहीं होता, ये ट्रांसफर करता है ना। ट्रांसफर डेवलपमेंटल राइट्स इन VCF डायरेक्ट डेवलपमेंट फॉर डेंसर लैंड यूज, डायरेक्ट डेवलपमेंट फॉर डेंसर लैंड यूज। सिंपल सी बात है यार, अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट। फीस फॉर चेंजिंग लैंड यूज इन VCF आर चार्ज टू रेगुलेट अर्बन डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। VCF में जो फीस लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है, टू रेगुलेट अर्बन डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ऑल थ्री। क्वेश्चन 45 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे VCF था, वैल्यू कैप्चर फाइनेंस था, उसी प्रकार का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट आइडेंटिफाइज एनर्जी, रोड, अर्बन एंड रेलवे एज मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर एरिया। बिल्कुल सही बात है यार। इट एंटिसिपेट इक्वल फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। क्या तीनों जगह से इक्वल फंडिंग होती है इसके अंदर? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? जो फंडिंग है वो सेम होगा? गलत बात है यार। हमारे पास देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 39% फंडिंग होती है, गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट 39%, बाकी बचा कितना, 100 में से 22% जो है प्राइवेट सेक्टर फंड करता है। सो इक्वल फंडिंग नहीं होती इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर। इट एम टू बूस्ट शॉर्ट टर्म एंड पोटेंशियल GDP ग्रोथ थ्रू सप्लाई साइड इंटरवेंशंस। यहाँ पे सप्लाई साइड इंटरवेंशंस हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हम रोड बना क्या कर रहे हैं भाई, हम सप्लाई को फास्ट कर रहे हैं जिससे GDP ग्रोथ और तेज होगा। बिल्कुल सही बात है यार, इट इज सप्लाई साइड इंटरवेंशन। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली टू आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन 46 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। है ना, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करनी है। REITs are exclusively focused on under construction infrastructure project. So रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करनी है, क्या उसी पर सिर्फ फोकस करता है एक्सक्लूसिवली? याद रखना भाई, कोई भी एक्सट्रीम वर्ड आ जाए ना, एक्सक्लूसिवली, एक्सेप्ट, ऑलवेज, नेवर, तो ये एक्सट्रीम वर्ड जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस होते हैं और ये गलत ही है यार, है ना। ये अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस तो करता ही करता है ना। और ये बहुत सारे जैसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे भी फोकस करता है ना। इसके अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट अलाउज स्मॉल इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन द रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। बिल्कुल सही बात है। जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स को भी अलाउ करता है। इट ऑपरेट इन अ मैनर सिमिलर टू द म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, जैसे म्यूचुअल फंड जो होते हैं बहुत सारे कलेक्ट करके बनाते हैं, उसी प्रकार की यहाँ पे भी ये बहुत सारे करके बनाते हैं यार। थर्ड है, REITs enable developers to sell complete project filling up capital for new ventures। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। NIIF की बात करनी है। NIIF दैट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर
एंड इन्वेस्टमेंट फंड अलोज फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ ओवरसीज, है ना। तो जितने भी NIP हो गया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, है ना, अपने पास वेंचर कैपिटल फाइनेंस हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इसीलिए यहाँ से पूछे गए हैं और ये हमेशा बहुत जरूरी है, इसीलिए हमको याद होना चाहिए सब चीज़ के बारे में। ओके, उसके बाद पहला स्टेटमेंट सही है क्या? NIIF allows for participation from overseas sovereign, quasi sovereign and multilateral bilateral investment through equity। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? हाँ बिल्कुल सही है। जो है ना NIIF जो है वो बाहर के लोगों को भी पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है। NIIF is registered with SEBI under category 1 alternative investment fund. No, it is under category 2 alternative investment fund. So this is incorrect. NIIF can receive market borrowing through both equity and debt। ये भी सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा? ओनली 2 आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देखो भाई, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। The national monetization pipeline strives to extract value from underutilized or unutilized public assets, generating new revenue streams। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, ये इसकी बात करता है। And it estimate total monetization potential, it estimate a total monetization potential over a specific period। बिल्कुल सही बात है, पता करता है कि हाँ कितना इसमें पैसा हम पा सकते हैं, उसको ये क्या करता है? एस्टिमेट करता है। It explicitly incorporate monetization avenues through disinvestment and non-core asset utilization। No, ये explicitly मतलब clearly क्या ये mention करता है? हाँ बिल्कुल करता है। It strategically aim to complete privatization of brownfield public asset। के complete privatization की बात करता है यार? हाँ, no। सो इनकट हमसे कट पूछा है भाई, कट क्या हो जाएगा? 1 2 3। ये मोनेटाइजेशन एवेन्यूज होते हैं, कहाँ से हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो हमारे पास देखता है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। द पॉलिसी एम टू अचीव सिंगल डिजिट लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया बाय 2030, मेकिंग देम कंपेरेबल टू द ग्लोबल बेंचमार्क। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई कि हमारे पास सिंगल डिजिट हम लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लाने की बात कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल सही है ना, 2030 तक। The national logistic policy is implemented through logistic human resource development plan। नो, ये जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लैप के थ्रू, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के थ्रू इसको क्या किया गया था? इंप्लीमेंट किया गया था, एंड नॉट थ्रू लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। सो दिस इज इनकरेक्ट। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वुड ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड गिव अ फ्लिप टू इंटरनेशनल ट्रेड। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा ओनली 2। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करता है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे? तो लेबर ब्यूरो है भाई। लेबर ब्यूरो क्या करता है हमारे पास? AQEES करता है, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्वे को लेबर ब्यूरो करता है। एंड लेबर ब्यूरो किसके अंदर आता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो इसमें लेबर मिनिस्ट्री भी दी है, लेकिन आपको बेटर आंसर देखना है, ये बेटर आंसर है भाई। क्वेश्चन 51 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। हमको पर कैपिटा इनकम की बात करनी है इंडिया के अंदर। पर कैपिटा इनकम ओनली काउंट्स इनकम पर पर्सन इन अर्बन एंड नोटिफाइड एरियाज। गलत बात है भाई, ये हर एरिया में काउंट करता है। टोटल एवरेज मतलब जितना पॉपुलेशन है वहां का। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्री इनटू 4 इनकम ग्रुप्स। बिल्कुल सही बात है यार, लो मिडिल इनकम है ना, लो इन मिडिल एंड अपर मिडिल एंड हाई, ये 4 प्रकार से वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई करता है इसको। किसके फॉर्म में? लो, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई। इन इंडियाज पर कैपिटा इनकम एज ऑफ नाउ इज $3000। बिल्कुल सही बात है, ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट भाई। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था 2500 के अराउंड, है ना, 2023 में। सो ये इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा ओनली 1।
क्वेश्चन 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल गुड्स दैट आर मीन फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन। कैपिटल गुड्स क्या अनलिमिटेड कंजम्पशन के लिए बने हैं भाई? हैं, अनलिमिटेड कंजम्पशन और अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए बने हैं कैपिटल गुड्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ना भाई ये गलत है, बिकॉज कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, है ना, दे आर ड्यूरेबल कैरेक्टर एंड यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, नॉट फॉर अनलिमिटेड प्रोसेस और अल्टीमेट कंजम्पशन। दे आर मीट फॉर, दे आर नॉट मेंट फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमारे पास सीमेंट का इस्तेमाल होता है फॉर मेकिंग व्हाट, बिल्डिंग, है ना। आटा का इस्तेमाल होता है फॉर मेकिंग ब्रेड। सो आटा इज व्हाट, इट इज अ कैपिटल गुड विच इज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। Consumer durables are durable character, are of consumers durable are of durable character and are used in the production process। क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल को प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? भाई देखो, अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल का, लास्ट में। दिस इज इनकरेक्ट। इंटरमीडिएट गुड्स आर मोस्टली यूज एज रॉ मटेरियल और आउटपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन 53 है, विद रेफरेंस टू दी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF की बात करनी है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। GFCF इज अ कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेशन। जब हम DDP कैलकुलेट करते हैं, जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं, तो GDP कैलकुलेट करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड होता है इनकम मेथड। तो क्या हमारे पास GFCF का इनकम मेथड में इस्तेमाल करते हैं भाई? क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है, GFCF का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द GDP कैलकुलेशन इन इनकम मेथड। A fall in the gross fixed capital formation indicate a decrease in the investment in the economy। बिल्कुल सही बात है, अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कम हुआ मतलब कैपिटल फॉर्मेशन कम हुआ मतलब इन्वेस्टमेंट कम हुआ होगा इकोनॉमी के अंदर। बिल्कुल सही बात है, दोनों करेक्ट हैं भाई, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रियल GDP इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट अ कॉमन प्राइस। जब रियल GDP निकालना है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट आउटपुट को, है ना, आउटपुट को डिफरेंट ईयर्स के कॉमन प्राइस के साथ हम क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं, तब हमारे पास रियल GDP आ जाता है। क्या कि ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। रियल GDP कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट को डिफरेंट ईयर का वैल्यू करते हैं कॉमन प्राइस पे। Potential GDP is the real GDP that the economy would produce if its resource were fully employed। बिल्कुल सही बात है, इसकी क्षमता है ये। Nominal GDP is GDP given in a constant price without adjustment for inflation। बिल्कुल सही बात है, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया वो नॉमिनल GDP और जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया वो रियल GDP। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ, लेकिन जो GDP होता है, नॉमिनल GDP, इट इज नॉट एट कांस्टेंट प्राइस यार। द नॉमिनल GDP इज एट फैक्टर कॉस्ट या फिर करंट प्राइस, ठीक है। इट इज नॉट एट कांस्टेंट प्राइस। जो नॉमिनल GDP होता है वो करंट प्राइस पे मेजर किया जाता है, इट इज मेजर एट करंट प्राइस। ओ में ओ नहीं है, सो याद रखना, कांस्टेंट में ओ नहीं आता। तो नॉमिनल में हम क्या करते हैं, करंट प्राइस मेजर करते हैं। रियल GDP पर कैपिटा इज द रेशियो ऑफ रियल GDP डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है, पर कैपिटा निकालने के लिए पूरा पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा 1 2 3, मतलब ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है, विद रेफरेंस टू नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल इनकम इज इक्वल टू द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या फैक्टर कॉस्ट पे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं यार? हाँ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है भाई। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे, मतलब एक फैक्ट्री लेवल जो बनता है। द नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। सब्सिडीज को याद रखना, सब्सिडीज को क्या किया जाता है, सब्सिडीज को सब्सट्रैक्ट किया जाता है और इन
टैक्सेस को ऐड किया जाता है, सब्सिडीज को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये हमारे पास लिखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है एनएनपी निकालते कैसे हैं भाई, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास डिडक्टिंग द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है, माइनस टैक्सेस प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसी को क्या बोलते हैं, प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को ही क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, यहाँ पे याद रखना है भाई, आपको पूछेगा भाई नेशनल इनकम क्या होता है, हम बोलेंगे नेशनल इनकम को डिफाइन करो एट दी इन दी नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी के फॉर्म में। अगर आपको बोलेगा कोई नेशनल इनकम को बताओ तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो दोनों यहाँ पे सही है, बट दोनों दूसरे रिलेटेड नहीं है यार, दोनों इंडिपेंडेंटली सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड अ स्टॉक वेरिएबल ऑफ अ फर्म। स्टॉक वेरिएबल किसको मानेंगे, स्टॉक वेरिएबल क्या वो चेंज होता है क्या, इनकम जो है वो स्टॉक वेरिएबल है ना, इनकम इज नॉट स्टॉक वेरिएबल। जो इन्वेंट्री है फर्म का जिसको हम बचा के रखे हैं, या फिर जो कैपिटल गुड्स है जिसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, वो स्टॉक वेरिएबल्स के अंदर आते हैं। डिप्रिसिएशन ऑफ अ कैपिटल गुड्स इज नॉट अ स्टॉक वेरिएबल, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, फ्लो वेरिएबल है, ठीक है, चेंज होता है समय के साथ, इनकम और डिप्रिसिएशन चेंज होता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 2 और 3। इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म एंड कैपिटल गुड ऑफ अ फर्म आर स्टॉक वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब क्या है, जो रियर एंड टियर होता है ना भाई समय के साथ। ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन द फायर एक्सीडेंट, लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम। यस, इक्विपमेंट का जो लॉस होता है वियर एंड टियर, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन कहलाता है, किसी मशीन का, किसी भी कंपनी के अंदर कैपिटल है ना चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 58 है, कंसिडर द फॉलोइंग, इंक्रीजिंग कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेप्स कैन इंक्रीज टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अगर हमको टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना है तो क्या क्या कर सकते हैं भाई, किसी भी कंट्री के अंदर अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कस्टम ड्यूटी को बढ़ा देंगे। कस्टम ड्यूटी को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा क्या, बिल्कुल सही बात है। मोर लेबर फोर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ला देंगे, है ना, तो क्या होगा, हमारे पास टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर हमने क्या किया, एग्जम्पशन लिमिट जो था इनकम टैक्सेस में उसको बढ़ा दिया तो हमारे पास पैसा और कम मिलेगा, टैक्स और कम मिलेगा, सो इससे टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टैक्स डायरेक्ट टैक्स कोड, बिल्कुल सही बात है। जब डायरेक्ट टैक्स कोड है, जब उसका हम इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो एक तरह से टैक्स का बढ़ेगा, टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलेगा वो बढ़ेगा, जब टैक्स मिलेगा जो वो बढ़ेगा तो जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे क्या पूछा है, कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, 3 स्टेप्स ले सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 ओनली। क्वेश्चन 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। जो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है उसके बारे में हमसे पूछा गया है, करेक्ट। इट मेजर द इनकम अवेलेबल टू द नेशन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट टैक्सेस, नो, उसके बाद बचता है ये। इट मेजर द इनकम अवेलेबल टू द नेशन फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड ग्रॉस सेविंग, बिल्कुल सही बात है। फाइनल कंजम्पशन एंड ग्रॉस सेविंग के लिए जो पैसा बचता है, फाइनल कंजम्पशन एंड ग्रॉस सेविंग के लिए जो पैसा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोज करने के लिए, खर्चा करने के लिए जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब इट इज द मेजर ऑफ द इनकम अवेलेबल टू द नेशन फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड ग्रॉस सेविंग। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑल द कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कैपिटल गुड्स का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द अल्टीमेट कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें 2 चीज़ें आती है क्या, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, सब इसके अंदर आ जाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, ना, ये सही नहीं है, बिकॉज जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स आते हैं, ओनली कैपिटल गुड्स। ऑल द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूट एन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जितने भी कैपिटल गुड्स बनते हैं क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में जाके जुड़ जाते हैं, नो भाई, वो इसका पार्ट नहीं है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया इज ऑन अ कैश बेसिस एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। क्या हमारे पास गवर्नमेंट की जो अकाउंटिंग होती है वो कैश बेसिस पे होती है और हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, कैपिटल एसेट कौन सा है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते। जो एसेट का कॉन्सेप्ट है, मतलब पूंजी का, कर्ज का, लायबिलिटीज का, ये जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 1।
क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेजरमेंट। इनमें से किसको किसको एक्सक्लूड किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही, इसको एक्सक्लूड किया गया है। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स टू द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक्सक्लूडेड है भाई जीएनपी के कैलकुलेशन से। ट्रांसफर ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ये भी हमारे पास एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पे ऑल थ्री आर एक्सक्लूडेड। ओके, सो करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 62 है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा कैन बी यूज टू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स। क्या हम जीडीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए? क्या हम जीडीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए? बिल्कुल सही बात है। पर्सनल इनकम सर्व एज अ मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड वेल्थ विद इन द इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। सपोज करो पर्सनल इनकम किसी का ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी, उस इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, वेल्थ भी ज़्यादा होगा। सो दिस इज करेक्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड गिव्स अ पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड, बिल्कुल सही बात है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, प्रोड्यूसर सपोज कुछ कुछ बना रहा है तो उसमें कुछ कुछ ऐड कर रहा है ना, तो इसीलिए जो हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो प्रोड्यूसर साइड से हमको पिक्चर देता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग व्हाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। इनमें से कौन सा जो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग का उसको एक्सप्लेन करता है, ये हमसे पूछा गया है। The problem of double counting arises when the value of intermediate good is included along with the value of the final good, बिल्कुल सही बात है यार। जो डबल काउंटिंग का वैल्यू तभी देखने को मिलता है जब हमारे पास इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, फाइनल वैल्यू को भी ऐड किया, दोनों को ऐड करने से डबल काउंटिंग अराइज होता है। और जनरली यहाँ पे इसको ध्यान दिया जाता है इन दी जीडीपी कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन एन इकोनॉमी इंडेक्सेशन इज अ मेथड दैट इज मोस्ट लाइकली टू एसोसिएटेड विथ। तो इंडेक्सेशन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विथ कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, बिकॉज इंडेक्सेशन में हम क्या करते हैं, इंडेक्सेशन में हम एडजस्ट करते हैं भाई एक चीज के प्राइस के चेंज को दूसरे के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 65 है, अ माइल्ड इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज यूजुअली कपल्ड विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। थोड़ा सा इन्फ्लेशन जरूरी है भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। हमने क्वेश्चन भी दिखा था ना कि अगर सपोज करो इन्फ्लेशन हाई है तो हमने ये बोल सकते थोड़ा सा कि यार इकोनॉमिक रिसेशन आया ही होगा, बिकॉज थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी लाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अ डिक्रीज इन द टैक्स टू जीडीपी रेशियो। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है भाई टैक्स टू जीडीपी रेशियो के साथ। ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच द फॉलोइंग। अगर सपोज करो कि भाई टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है, सपोज करो टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये इंडिकेट क्या करता है, ये हमसे पूछा गया है। हायर फिस्कल डेफिसिट को रिप्रेजेंट करता है क्या? बिल्कुल सही है यार, ये हायर फिस्कल डेफिसिट को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज अब लोग को टैक्स नहीं मिल रहा है तो एक तरह से डेफिसिट हमारे पास हो जाएगा, है ना। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज पैसा लोगों के पास नहीं होगा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगा, है ना, मतलब उसको टैक्स नहीं दे रहे हैं वो। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है ना, तो ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो कम रहने से हम ये बता सकते हैं कि भाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, बिकॉज टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज नॉट रिलेटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नॉट रिलेटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। करेक्ट पूछा है भाई, कट जाएगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 67 है, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री प्राइमरली डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्राइमरली किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है यार। जितना ज़्यादा उसके पास कैपिटल फॉर्मेशन हो, सपोज कर जापान की बात हो तो जापान का कैपिटल फॉर्मेशन उसने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया, उससे उसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर, प्रिवेलेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। How many of the above mentioned factor can lead to the underestimation of the economy of a country in terms of GDP पर, है ना। GDP के रेफरेंस में इनमें से कौन सी चीज़ अंडर एस्टिमेशन ला सकती है? अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रिविलेंस बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास अंडर एस्टिमेशन हो सकता है जीडीपी कैलकुलेशन में। अगर प्रिवेलेंस है सब्सिस्टेंस इकोनॉमी का, मतलब अपने खाने के लिए खुद जो उगा रहे हैं उसका प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, तो हाँ अंडर एस्टिमेशन हो सकता है भाई जीडीपी कैलकुलेशन में। बट हाई रेट ऑफ पॉवर्टी का कोई लेना देना नहीं है जीडीपी कैलकुलेशन से, एंड लार्ज पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर इसका भी कोई लेना देना नहीं है भाई अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन से। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे ओनली 2। आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा बी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 69 है कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर, हाउ मेनी ऑफ द अबव फैक्टर्स कंपेल न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया टू प्रायोरिटाइज इंडस्ट्री ओवर एग्रीकल्चर, है ना। इनमें से कौन से फैक्टर्स जो कि बोलते हैं कि हाँ भाई इंडस्ट्री को ज़्यादा ध्यान दो एग्रीकल्चर के मुकाबले, बिकॉज मतलब इनमें से कौन कौन से फैक्टर जो है वो न्यू इंडिया को बना रहे हैं जिसने इंडस्ट्री को प्रायोरिटाइज किया ओवर एग्रीकल्चर, टू मॉडर्नाइज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, है ना, बिल्कुल सही बात है। टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस बेस, ये भी बता रहा है कि हाँ इंडिया क्या कर रही है था, फोकस इंडस्ट्री पे कर रही है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। टू गेट सपोर्ट ऑफ डेवलप्ड नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारे पास इंडिया कर रही है टू गेट इंडस्ट्री बेटर देन एग्रीकल्चर सेक्टर। टू फोस्टर साइंटिफिक आउटलुक अमॉन्ग द सिटीजन, ये भी गवर्नमेंट कर रही है जिससे हम क्या करें, है ना, न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया को हम उसमें प्रायोरिटाइज करें इंडस्ट्री को ओवर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा ऑल 4। तो कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिसको आपको तो दिल से बोलेगा यार ये आंसर का ये होगा, बट आपको थोड़ा समझ नहीं आगे पूछ क्या रहा है। तो इकोनॉमी में रहेगा भाई 100 में से कम से कम 4 क्वेश्चन वैसे रहेंगे, तो उसको ध्यान नहीं देना है, आपको समझना है कि यार हर चीज़ आपको नहीं आ सकती एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 70 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हेडलाइन इन्फ्लेशन फिगर इंक्लूड्स इन्फ्लेशन इन अ बास्केट ऑफ गुड्स दैट इंक्लूड फूड लाइक फूड एंड एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या, कोर इन्फ्लेशन प्लस फूड एंड एनर्जी। द कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स द फूड एंड फ्यूल आइटम्स फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये भी सही है यार, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, बिकॉज वो वॉलेटाइल आइटम्स का प्राइस को मेजर नहीं करता कोर इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 71 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिनी इंडेक्स, जो गिनी इंडेक्स है वो क्या करता है यार, इट मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अक्रॉस पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है कि पॉपुलेशन जो है बड़े आदमी कुछ लोगों के हाथ में है फिर सबके हाथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको कौन देखता है, गिनी कोएफिशिएंट देखता है और गिनी इंडेक्स देखता है। आ हायर गिनी इंडेक्स इंडिकेट्स ग्रेटर इक्वालिटी, देखो भाई 0 अगर है गिनी कोएफिशिएंट तो ये इक्वालिटी बताता है, नॉट अ हायर गिनी कोएफिशिएंट, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 72 है विद रेफरेंस टू द ट्रांसफर पेमेंट इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जीडीपी होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, दे आर द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर विच इट रिसीव नो गुड्स और सर्विस, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफर पेमेंट टेकिंग प्लेस एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी सही है यार, करेक्ट पूछा, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फिलिप्स कप, देखो भाई फिलिप्स कप क्या बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। एक पैराबोलिक कर्व बनता है भाई ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, है ना, ग्रोथ कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, दिस इज इनकरेक्ट। एज पर द ग्राफ देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इन्फ्लेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट, सॉरी ये जो कर्व है ना ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में है, ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में नहीं है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में है, और ये ट्रेड ऑफ बताता है, हाइपर बोला होता है भाई इन्वर्स रिलेशन होता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, ओके, और इन्फ्लेशन मतलब ग्रोथ होता है एक प्रकार से, ठीक है, थोड़ा मोड़ा इन्फ्लेशन ग्रोथ कराता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 2 ओनली, आंसर क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन 74 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, हमको परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करनी है। इट इज अ पॉपुलर मेट्रिक दैट कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज करेंसी थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स, बिल्कुल सही बात है, हम लोग पता है कि एक पेन जो है यहाँ पे 10 रुपये में है, यही पेन अमेरिका में कितने का मिल रहा है, उस प्रकार से हम क्या करते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी को कंपेयर करते हैं, पॉपुलर मैट्रिक है भाई चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंपैरिजन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंपैरिजन यूजिंग पीपीपी आर मोर यूजफुल देन दोज यूजिंग नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट व्हेन असेसिंग अ नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक्सेस कर रहे हैं नेशन के अंदर में, तो क्या परचेसिंग पावर पैरिटी का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यार, हाँ ना, ऐसा लगेगा, बट इट इज़ ऑल्सो करेक्ट यार, बिकॉज जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब कंपेरिजन करते हैं पीपीपी के थ्रू, तो हम अलग अलग स्टेट्स में, है ना,
ये यूजफुल होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कितना कितना प्राइस देना पड़ता है। मोर यूजफुल देन दोज यूजिंग नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट व्हेन एक्सेसिंग अ नेशनल डोमेस्टिक मार्केट। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा कर जाएगा वन, बोथ 1 and 2। तो आप बार बार जब क्वेश्चन करोगे ना तब आपके पास जो एनालिटिकल स्किल्स आएगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग लेक्चर। सब फालतू है भाई, कुछ नहीं होने वाला उससे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंपेरिजन यूजिंग पीपीपी आर मोर यूजफुल देन दोज यूजिंग, फालतू नहीं है, मतलब काम चलाऊ है, लेकिन आपको एनालिटिकल स्किल्स तभी आएगी जब क्वेश्चन बनाओगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंपेरिजन यूजिंग पीपीपी आर मोर यूजफुल देन दोज यूजिंग नॉमिनल जीडीपी व्हेन असेसिंग अ नेशनल डोमेस्टिक मार्केट। तो करेक्ट हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI की बात करनी है। इट इज रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। और ये होलसेल है भाई, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते हैं, सर्विस इंक्लूड नहीं होता। सर्विस जो होता है वो CPI के अंदर, सर्विस एंड गुड्स दोनों मेजर होते हैं। इट कंस्टिट्यूट 3 मेजर ग्रुप्स नेमली प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स में हमारे पास 3 चीजें आती हैं? बिल्कुल सही बात है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 76 है, बेस्ट डिफाइंड स्टैगफ्लेशन। हमने देखा भाई स्टैगफ्लेशन मींस स्टैग्नेंट ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन is called stagflation. A situation in economy when both inflation and unemployment are high. No. A situation in economy when inflation is low. No, inflation high होगा यार. A situation in which their economy is under severe stress from sovereign debt. A situation in which both inflation and growth at high. No. तो यहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हाई है और इन्फ्लेशन भी हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट हाई का मतलब क्या समझ रहे हैं? स्टैग्नेंट ग्रोथ है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी, लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द फीचर ऑफ गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो का मतलब क्या है? गोल्डीलॉक्स सिनेरियो का आइडियल सिनेरियो है भाई, एक आइडियल सिनेरियो है जहां पे क्या होता है? ग्रोथ होता है ना। तो एक आइडियल सिनेरियो जहां पे लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बिल्कुल सही बात है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम होगा। स्टेडी ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ये भी एक आइडियल ग्रोथ है। लो इंटरेस्ट रेट हमारे पास, ये भी एक आइडियल सिनेरियो है। हाई रिटेल इन्फ्लेशन, नो इट इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन और आइडियल सिनेरियो फॉर ग्रोथ। सो ये गोल्डीलॉक्स सिनेरियो का एग्जांपल नहीं है। इट इज नॉट द फीचर ऑफ गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। तो यहाँ पे ओनली 3 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ये। क्वेश्चन नंबर 78 है, द टर्म एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू इज ऑफन सीन इन द न्यूज। इट इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ। जो एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू है वो टेलीकॉम एंड नॉन टेलीकॉम सर्विस के साथ रिलेटेड है भाई। क्वेश्चन नंबर 79 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिकॉर्न कंपनीज। यूनिकॉर्न कंपनीज की बात करते हैं। दे आर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज दैट रीच अ वैल्यूएशन ऑफ ओवर 100 मिलियन US$। क्या ये सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई। टू बिकम अ यूनिकॉर्न $1 बिलियन चाहिए यार। $1 बिलियन की कंपनी होनी चाहिए। $1 बिलियन मतलब कितना होता है? 1000 मिलियन। सो इट इज नॉट 10। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दे आर स्टार्टअप कंपनीज बैक्ड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट। बिल्कुल सही बात है। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप कैपिटल्स होते हैं जिनको वेंचर कैपिटल क्या करता है? बैक करता है। एंड यूनिकॉर्न स्टेटस टू यूनिकॉर्न स्टेटस टू कंपनीज इन इंडिया इज ग्रांटेड बाय दी सेबी। क्या सेबी ग्रांट करता है? नो, ये यूनिकॉर्न स्टेटस जो है वो है ना हमारे पास काउबो वेंचर जो है ना, जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर वेंचर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट डिसाइड करते हैं। सो करेक्ट पूछा भाई, कट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एडेड टू गेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमको पाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो किसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हमको पता होना चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं भाई? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू, हमारे पास एस से सब्सिडी होता है, एस से सब्सट्रैक्शन, सब्सिडीज को सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो टैक्स को ऐड करते हैं प्लस टैक्स करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट हमारे पास फैक्टर कॉस्ट में, है ना। टैक्सेस को ऐड करते हैं, सब्सिडीज को माइनस करते हैं।
टैक्स माइनस सब्सिडीज इज व्हाट वी कॉल नेट नेशनल और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट किसको करते हैं, सब्सिडीज को। तो अगर आपसे पूछे नेट नेशनल नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं, तो उसको ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कुकीज, है ना। तो जो इंटरनेट में कुकीज होते हैं वहां से यहाँ पे क्वेश्चन आया है यार। कुकीज का मतलब आप क्या समझते हो, ये हमसे पूछा गया है। परसिस्टेंट कुकीज आर द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ बुक मार्क्स। क्या परसिस्टेंट कुकीज जो है वो बुक मार्क के बराबर है भाई। बार बार कोई किसी पर्टिकुलर साइट को जा रहा है तो उसको हम एक तरह से बुक मार्क हमें मान लिया जाता है। थर्ड पार्टी कुकीज आर ऑफन यूज्ड फॉर ट्रैकिंग और एडवर्टाइजिंग पर्पस, ठीक है। किसी दूसरे ऐप से कुकीज को परमिशन आपने दे दिया तो उसको ट्रैकिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड कुकीज प्ले अ पाइवटल रोल इन टारगेट एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल सही बात है, कुकीज जो है वो टारगेट एडवर्टाइजमेंट, किसी भी सपोज करो आपने सर्च किया कि आपको एक जूता खरीदना है तो जूता आपने सर्च किया तो कुकीज जो है गूगल को पता था कि हाँ ये कुकीज इसका है। तो सपोज करो मिंत्रा को ये पता चल गया कि हाँ इसके पास ये कुकीज़ जो है वो पर्टिकुलर शूज़ के लिए है, तो वो क्या करेगा, वो सब चीज़ें आपको सेंड करेगा मैसेजेस, ठीक है। तो ये हम लोग क्या होता है भाई, ये पिवटल रोल होता है फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए कुकीज़। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 3। तो साइंस एंड टेक्स से क्वेश्चन था, सितंबर 2023 में इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था ये। Question number 82 है with reference to L20 consider the following statement. It is an integral part of G20 and represent the interest of the worker at the G20 level. बिल्कुल सही बात है। L20 जो है वो G20 का important part है। And L20 summit first took place formally during the India's presidency of G20. No, 2010 में हुआ था भाई ये L20 का जो समिट था, है ना, 2011 में पहली बार हुआ था, सॉरी 2011 में। उस समय प्रेसिडेंट कौन था भाई, फ्रांस था। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 83 है विद रेफरेंस टू बाल्सम्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। बाल्सम्स की बात करनी है। दे आर ऑल्सो नोन एज टच मी नॉट बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ मैच्योर सीड एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही है, इस प्रकार से ये होते हैं बाल्सम, इसके अंदर सीड होता है, इसको जैसे ही टच करते हैं ये फट जाते हैं, यहाँ से सीड निकल जाता है यार, तो इसीलिए टच मी नॉट बोलते हैं। मेजर बाल्सम स्पीसीज इन इंडिया आर फाउंड इन दी साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। क्या ये सही है भाई कि मेजर जो बाल्सम स्पीसीज है वो साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं? बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ अ मेजर इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज होने से ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं, तो हमको देख के पता चल जाएगा हाँ यार क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे लाइकेन जो है उस प्रकार से यहाँ पे बाल्सम्स भी होता है। लाइकेन्स आर एक प्रकार से छोटे एनिमल्स, तो बड़े प्लांट्स भी हमें एक्सप्लेन, मतलब प्लांट्स भी हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है विद रेफरेंस टू द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हमको बात करनी है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वियतनाम हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी टू प्रोसेस रेयर अर्थ ओर्स इन द वर्ल्ड। नो, वियतनाम के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी ऐसा है, ऐसा नहीं है भाई। चाइना के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। ऐसा नहीं है भाई, इंडिया के अंदर हमारे पास बहुत कम रिजर्व्स हैं। 3rd लार्जेस्ट बोल रहा हो तो बहुत दूर दूर तक नहीं है इंडिया, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, चाइना के अंदर है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अगर आप 3rd लार्जेस्ट बोलेगा तो आप 3rd लार्जेस्ट याद रखना ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया के अंदर तो बहुत कम है। चाइना इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन 85 है विद रेफरेंस टू गैलेक्टिक टाइड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गैलेक्टिक टाइड्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। These are caused by gravitational force within a galaxy arising in the interaction between celestial bodies। बिल्कुल सही बात है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जब आपस में टकराते हैं, मतलब यानी इंटरेक्शन जब होता है सेलेस्टियल बॉडीज का, जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टिक टाइड्स बोलते हैं। तो ये सही है। दिस अफेक्ट दी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एट दी गैलेक्सी सेंटर। बिल्कुल सही बात है, जो आपस में जो इंटरेक्ट करने से जो हमारे पास गैलेक्टिक टाइड्स निकले वो हमारे पास ब्लैक होल्स को भी अफेक्ट करते हैं। 2023 के सितंबर में न्यूज़ में थे, इसलिए हमसे पूछा गया है, तो ये आपको बताना चाहिए। तो मैंने सितंबर तक का तो कवर किया है भाई, अभी अक्टूबर का भी खत्म कर दूंगा करंट अफेयर जो एमसीक्यूज है वो। क्वेश्चन 86 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नर्मदा रिवर। हमको नर्मदा रिवर की बात करनी है। इट ओरिजिनेट ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेट्यू। बिल्कुल सही बात है, ये अमरकंटक प्लेट्यू हो गया, इसके यहाँ पे ये है ना, सपोज करो ये अपने पास इंडिया का मैप है, यहाँ पे अमरकंटक है, तो इसके वेस्टर्न फ्लैंक से ये निकलता है।
इट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरास है ना, सतपुरास एंड विंध्यास, सतपुरास इन द साउथ एंड विंध्यास इन द नॉर्थ। क्या विंध्यास नॉर्थ में है, सतपुरा साउथ में है? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही है यार, है ना, ऐसा लोगों को लगेगा, और ये बिल्कुल सही ही है। सतपुरास कहाँ पे है? साउथ के अंदर है। विंध्यास कहाँ पे है? नॉर्थ के अंदर है। एंड नर्मदा फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, गलत है भाई, इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो ऐसे सतपुरा से साउथ याद रख लेना। तो नॉट करेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट ओनली वन। 87 वाला क्वेश्चन है, द टर्म द अब्राहम अकॉर्ड समटाइम सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो अब्राहम अकॉर्ड जो है वो एक नेगोशिएशन है बिटवीन इजराइल एंड द अरब स्टेट, है ना, उनके जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक रिलेशनशिप, एक तरह से ट्रीटी बनाया गया था। ट्रीटी नहीं, बातचीत हुआ था, उसको अब्राहम अकॉर्ड्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है दी 128 कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अमेंडमेंट बिल जो आया था, न्यूज़ में था भाई, ये किस मैटर में है? इट इज़ इन रेफरेंस ऑफ रिजर्वेशन फॉर रिजर्वेशन 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ओके, सो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था यार, इसीलिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है। हर जगह है लेकिन स्टेट लेवल पे, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली लेवल पे नहीं है, लोकसभा लेवल पे नहीं है, उसके लिए था। DMH11 फ्रीक्वेंटली अपीयर इन द न्यूज, ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज है, क्रॉप है जिसमें मस्टर्ड का। क्वेश्चन नंबर 90 है, द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय EV रामास्वामी नायकर इन तमिलनाडु इन 1925, बिल्कुल सही बात है। वाईकॉम सत्याग्रह वाज लॉन्च टू ब्रिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अमॉन्ग द लोअर कास्ट, ये गलत है भाई, बिकॉज वाईकॉम जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के नहीं था, वाईकॉम जो था वाईकॉम टेम्पल के सामने चलने के लिए एक हमारे पास सत्याग्रह था। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा ओनली वन, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 91 है, विद रेफरेंस टू द ब्रांड ऑफ इंडिया इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम टू एस्टेब्लाइज अ न्यू ट्रेड कॉरिडोर एनकम्पासिंग शिपिंग एंड रेलवे अक्रॉस मिडिल ईस्ट। यहाँ पे शिपिंग बनाने की बात करता है, रेलवे बनाने की बात करता है मिडिल ईस्ट के अराउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? द ब्रांड ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग दैट एम टू स्पॉटलाइट इंडियाज प्रोडक्ट एक्सीलेंस, इनोवेशन एंड क्वालिटी ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही बात है यार, ये क्या नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है? बिल्कुल सही बात है यार, ये किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग का, ऐसा लगेगा, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज द इनिशिएटिव ऑफ क्लॉथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का इनिशिएटिव नहीं है, क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 92 है, अ स्टडी ऑन निपा वायरस डायनेमिक्स इन बैट इज एसेंशियल टू एस्टेब्लाइज व्हाई एंड हाउ द वायरस स्पिल ओवर एपिसोड्स अकर, बिल्कुल सही बात है। एंड द एनिमल होस्ट रिजर्वायर फॉर निपा वायरस इज द फ्रूट बैट, ये भी सही है। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है यार, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। असली में तो ए और बी में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको एक चीज मैं बता सकता हूँ भाई, दोनों अगर आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड लगे ना तो एक को टिक कर दो, और ना लगे तो बी को टिक कर दो, दोनों सही लगे तो। बाकी भगवान की मर्जी चलती है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पाइलोफ्लेयर जेट्स, सॉरी पाइकोफ्लेयर जेट्स की बात करनी है। पाइकोफ्लेयर जेट्स आर टाइनी जेट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल एमिनेटिंग फ्रॉम द सन आउटर एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। एंड पाइकोफ्लेयर जेट्स सजेस्ट दैट द सोलर विंड फ्रॉम कोरोनल होल्स माइट ओरिजिनेट एज हाईली इंटरमिटेंट आउटफ्लो, ये भी सही है यार पाइकोफ्लेयर जेट्स के बारे में। ठीक है, आउटर एटमॉस्फेयर से निकलते हैं ये पाइकोफ्लेयर जेट्स। क्वेश्चन नंबर 94 है, ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इंडिया फर्स्ट रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म रन बाय। तो जो ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको IIT गांधीनगर है ना, वाटर एंड क्लाइमेट लेबोरेटरी जो है IIT गांधीनगर में, वो इसको देखता है, उसके अंदर ये काम करता है। दिस ऐप डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इज रिसेंटली यूज्ड बाय दिल्ली पुलिस फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑन G20 सिक्योरिटी अरेंजमेंट। कौन सा ऐप है भाई? सैंडीज ऐप, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। सैंडीज ऐप जो था ऑफिशियली पुलिस ने इस्तेमाल किया था सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए G20 के समय। क्वेश्चन नंबर 96 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। NCMC की बात करनी है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की बात करनी है। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स।
जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था भाई, बिल्कुल सही बात है यार। इट एम्बेडेड इट नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप, बिल्कुल सही है। आप एनएफसी से टैप करके क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ एन ओपन लूप कार्ड विच कैन बी यूज फॉर ऑल लोकल ट्रैवल नीड्स इन द कंट्री, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 97 है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, ग्रे वाटर डिकम्पोजेस फास्टर देन ब्लैक वाटर, जो ग्रे वाटर है वो ज़्यादा फास्ट डिकम्पोज करता है क्या ब्लैक वाटर के कंपैरिजन में, बिल्कुल सही बात है भाई। इसको नाम क्यों दिया, ब्लैक है, ये जिद्दी है, ये डिकम्पोज स्लो होता है, ग्रे थोड़ा सा कम जिद्दी है। अमृत 2.0 लेस एम्फेसाइज ऑन रीयूज ऑफ वाटर वेस्ट वाटर, बिल्कुल सही बात है। अमृत 2.0 स्कीम जो है, अमृत का फुल फॉर्म क्या है ये भी बहुत जरूरी है यार, ठीक है। अमृत का मतलब क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत का मतलब क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये वेस्ट वाटर को रिड्यूस करने की बात करता है। द ग्लोबल वेस्ट वाटर इनिशिएटिव इज द ओनली ग्लोबल पार्टनरशिप, है ना, इट इज द ओनली ग्लोबल पार्टनरशिप दैट फैसिलिटेट कोऑपरेशन टू एड्रेस वेस्ट वाटर चैलेंज वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल सही बात है। ये एकमात्र ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कि देखता है दुनिया भर में गंदगी पानी को, जो चैलेंजेस हैं गंदे पानी के, उसको कौन देखता है भाई, ग्लोबल वाटरशेड इनिशिएटिव। तो तीनों सही है, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 98 है, द आइडल ऑफ लॉर्ड नटराजा, जो लॉर्ड नटराजा का हमारे पास आइडल होता है, मूर्ति होती है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ गुप्ता स्कल्पचर, नो, ये चोला स्कल्पचर का पार्ट है यार। एंड इज ऑल्सो नोन एज अर्धनारेश्वर, बिल्कुल सही बात है, अर्धनारेश्वर का पार्ट बोलते हैं इसको। एंड इट इज सराउंडेड बाय निम्स ऑफ ग्लोइंग लाइट्स एंड दैट सिंबलाइज द वास्ट अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम, ये भी सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 2। क्वेश्चन 99 है, जरा सारे करंट अफेयर में जो क्वेश्चन 2023 के अंदर सितंबर में वो बताया जा रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है यार। ओवर 20% ऑफ द मैप्ड ग्लोबल स्पीसीज रिचनेस आर फाउंड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्पाइट दिस एरिया मेकिंग अप टू 1% ऑफ द अर्थ सरफेस, बिल्कुल सही बात है। एंड दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, एक ही स्टेटमेंट जैसे लग रहा है, एक दूसरे पैराग्राफ से साथ कनेक्टेड है ऐसे लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ 1 और 2। जैसे एक कॉलम से उठाया जाता है ना, ऐसा लगना चाहिए, तो आप स्टेटमेंट 1 और 2 टिक कर दो, मतलब दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 100 है, इंडियाज एम्बिशियस गोल ऑफ एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025 कैन बिकम रिमोटली पॉसिबल ओनली व्हेन अर्ली डायग्नोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ केयर फॉर मिलियन ऑफ पीपल विद टीबी बिकम अ रियलिटी, यस, जब तक अर्ली डायग्नोसिस नहीं होगा तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे यार। लार्ज स्केल यूज ऑफ AI assisted chest x-ray for screening is the first crucial step in the TB care cascade to achieve this goal, बिल्कुल सही है। एंड दोनों एक दूसरे को रिलेटेड हैं भाई, तो हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा बोथ 1 और 2 एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। तो इस प्रकार से हमारा पूरा होता है यार, है ना, तो एंड करते हैं। देखो यहाँ पे माइल्ड इन्फ्लेशन जब होता है ना, तो यहाँ पे ये ग्रोथ रिसेशन होता है, ग्रोथ भी होता है पर थोड़ा धीरे धीरे इन्फ्लेशन वैसे रिसेशन भी आ रहा है। एंड यूनिकॉर्न का ये यहाँ पे करेक्शन है यार, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे गलती हुए थे हमसे, और एक में करेक्शन है और एक तो हमारे पास पता होना चाहिए कि हाँ माइल्ड इन्फ्लेशन जो है वो ग्रोथ रिसेशन लाता है। तो ये हो गया हमारे पास इकोनॉमी का टेस्ट नंबर 2, सितंबर कवर हुआ था। करंट अफेयर दो टेस्ट हमने इकोनॉमी के देखे, 200 क्वेश्चन देखे, मतलब 160 क्वेश्चन देखे हमने, एंड 40 करंट अफेयर क्वेश्चन देखे सितंबर के। तो ये सफिशिएंट है भाई, आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए।